भाई गौरव काम्बोज को बधाई दूंगा कि उन्होंने इसकी चर्चा शुरू की। उनके लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए कि भाई आपने शुरुआत तो कर दी। मुझे नहीं मालूम कि गांव वाले इस शुरुआत को क्या मानेंगे। मैंने जब इस बात पे चर्चा की थी पहली बार, कुछ लोग इसको पागलपन का नाम देते हैं, कुछ लोग इसको सनक का नाम दे देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसने चुनाव लड़ना है, कुछ लोग कह देते हैं तो धंधा खोल के बैठा है, कोई कुछ भी कह देता है। हमने नहीं फिक्र करी, क्योंकि कुछ तो कहेंगे ही, यहां किसी को बख्शा गया ही नहीं। तो इसलिए साथ दे कोई ना दे, हम बोलेंगे। ये वो लोग हैं जो जनता सरकार मोर्चा वाले, और वो अपने अपने गांव पर काम कर रहे हैं इसी दिशा पे कि भाई गांव वालों एक बार आओ, बैठ के बात तो करो, कि बैठ के चर्चा तो करो कि ये गड़बड़ अपने आप हुई है या की गई है। इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां, इतने सारे नेता, इतने सारे संगठन, इतने सारे लोग होते हुए भी कैसे हो गया। कमो न्यारे हो गए, जाट न्यारे हो गए, ब्राह्मण इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो गए तो बच जाओगे, हैं? न्यूनतम मायावती वाले न्यारे इकट्ठे हो जाओ, न्यूनतम बीजेपी वाले इकट्ठे हो जाओ, न्यूनतम कांग्रेस वाले इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे हो क्या जावे कड़े हैं? न्यू तो बताओ, वो इकट्ठे होकर करें के हैं? अगर इतने सारे आंदोलनों के चलने के बाद भी समाज में इतनी सारी चीजें खराबी की दिशा में जा रही हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे इकट्ठे होकर खराबेकरण चल रहे थे, नहीं? क्यों जी? और अगर ये नहीं चल रहे थे तो किसी ना किसी तरीके से ये किसी ना किसी का हथियार बन गए समाज को तोड़ने में। और यदि वो हथियार बन गए तो आज इस बात को समझ करके हम लोगों को अपने बच्चों को बचाने वाली ढाल बनना पड़ेगा। अगर ये लोग हथियार हैं तो हमको ढाल बनना पड़ेगा, और इस बात को खत्म करने के लिए कल को अगर हथियार बनना पड़े तो हमको हथियार भी बनना पड़ेगा, ठीक करने वाला हथियार, ये खराब करने वाले हथियार बने। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये हुआ कैसे, ये किया किसने। कोई भी काम कोई क्यों करेगा? मैं यहां आपके गांव में आया, मैं आपके गांव में आकर के सुबह से बैठा हुआ हूं, ये लोग आपके लिए, गौरव और उसका परिवार पूरा आपके लिए भोजन की व्यवस्था करे बैठा है। ये लोग जो बिहार से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से अपने साथी आ रहे मोर्चे के, परिवार समेत आकर पूरे गांव को बुलाने के लिए, न्योता देने के लिए आए हुए हैं। ये सारे लोग, ये दूसरे सारे डिस्ट्रिक्टों से अपने मोर्चे के साथी आए हैं। भाई सबका तो दिमाग खराब नहीं हो सकता कि यहां बिना मतलब आए होंगे। मतलब हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ तो इसके अंदर शामिल है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्वार्थ ना हो। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एक निहायत ही स्वार्थी किस्म का आदमी हूं, मैं अपने बच्चे के लिए आया हूं, वैसे ही ये लोग भी अपने बच्चे के लिए आए। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि ये लाभ का सिद्धांत दुनिया में कहीं भी फेल नहीं होगा। कोई भी आदमी कोई भी काम केवल तब करेगा जब उसको फायदा हो रहा होगा। क्यों जी? है? अगर उसको नुकसान दिखाई देगा उस काम को करने का, तो वो काम नहीं करेगा। तो आपके परिवार टूटने से, आपके बीमार होने से, आपके समाज में नफरत फैलने से जिसको फायदा हो रहा होगा, मतलब वही आदमी इस काम के पीछे है। क्यों? और आपके जुड़ने से जिसको फायदा होगा वो आपको जोड़ने की बात करेगा, और आपके टूटने से जिसको फायदा होगा वो आपको तोड़ने की बात करेगा। है? तो अब आपको यह देखना है कि आपके टूटने से फायदा किसको होगा। अगर आप सारे बीमार होते हो तो किसको फायदा होगा? दवाई कंपनी को। अगर आपके खेत में पैदावार कम होती है तो किसको फायदा होगा? बीज कंपनी को, दवाई कंपनी को, पेस्टिसाइड कंपनी को। ठीक है ना? अगर आपके खेत में केमिकल डाला जाए तो उसमें फायदा उन्हीं को होगा ना।
अरे बताओ तो, गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं? ठीक बात कह रहा हूं। आपके परिवार के टूटने से किसको फायदा होगा? अब इसको टूटने से कंपनी को फायदा कैसे होगा? परिवार अगर अलग हो जाएगा, अगर एक परिवार के 5 परिवार बन जाएंगे तो 5 स्कूटर लेनी पड़ेंगी, 5 कार लेनी पड़ेंगी, 5 घर बनाओगे, 5 गैस सिलेंडर लेने पड़ेंगे, रसोई के सामान 5, बाथरूम के सामान 5, 5 साबुन दानी, 5 साबुन, 5 हैंड वॉश, 5 ब्रश, 5 मतलब 5 परिवार हो गए तो 5 टेलीविजन, 5 सोफे सेट, 5 5 5 यानी एक परिवार का जितना खर्चा था वो 5 गुना फायदा बाजार का होगा। तो बाजार हमेशा वही काम करेगा जिससे आप टूटोगे। अब बाजार कैसे करेगा? दुकानदार तो सामान बेच रहा है, लेकिन दुकानदार किसका सामान बेच रहा है? अगर रादौर में जाओगे, यमुनानगर में जाओगे, एक बार नजर दौड़ाना सड़क के ऊपर। हम ये लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं केवल आपकी नजर, दूसरा नजरिया देने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप सड़क पे जाओगे और उस दुकान के अंदर नजर डालोगे तो आप देखोगे उस दुकान में आपके गांव का बना हुआ कितना सामान आता है। एक भी नहीं। किसी भी दुकान पर किसान के खेत से आया हुआ या गांव के आदमी का हाथ से बनाया हुआ कोई सामान नहीं बिक रहा। अगर बिक रहा है तो किसका बिक रहा है? बड़ी कंपनी का। इसका मतलब कंपनी फिर कैसे? कंपनी तो आके आपका गांव तोड़ने नहीं आएगी, तो गांव तोड़ने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाएगी। तो गांव को समझ कहां से आती है? बात आपको कैसे समझ में आती है? बात आती है जैसे मान लो आपने मुझे यह मंच दे दिया, अब मुझे बोलने का मौका दे दिया। मंच में एक ताकत होती है। सामने बैठा आदमी, सामने खड़ा आदमी अगर अच्छी बात कह गया तो सबके दिमाग में अच्छी बात का बीज बो जाएगा, और अगर वो गलत बात कह गया तो वो समाज को तोड़ने वाला बीज बो जाएगा। अगर सामने खड़ा आदमी समाज को तोड़ने वाला बीज बो गया तो एक दिन समाज टूटेगा। समझ गए? अब वो सामने वाला आदमी कौन हो सकता है? नेता, अभिनेता, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला आदमी, एडवर्टाइजमेंट में काम करने वाला आदमी, टीवी पे काम करने वाला आदमी, मोबाइल में जिनके आते हैं वो आदमी। अर्थात उस कंपनी ने इन लोगों को पैसा दे करके ऐसा प्रोविजन निकाल देना है कि आपके दिमाग में टूटने वाला जहर बो दिया जाए। तो कंपनी क्या करेगी? ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर देगी जो पॉलिटिकल पार्टी समाज को तोड़ने पर काम कर रही हो, ध्रुवीकरण पे काम कर रही हो। वो ऐसे अभिनेता को फंडिंग कर देगी और ऐसी फिल्म बना देगी जो समाज में तोड़ने का काम करती हो, जो दुनिया के अंदर तोड़ने का काम करती हो, जो हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाती हो, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की नफरत फैलाती हो, जो दूसरे कंट्रियों के साथ फैलाती हो, जो सेना के नाम पर दंगा वो करती हो, धंधा करती हो। इसी तरीके से वो फिल्में भी ऐसी जारी कर देगी, एडवर्टाइजमेंट ऐसी चला देगी, मशहूरियां चला देगी, अभिनेताओं की जबान से भाषण दिला देगी, नेताओं की जबान से भाषण दे देगी, और अब आपके दिमाग में बीज बो देगी। उससे हम लोग अलग अलग होने की बात करने लग जाएंगे, अलग अलग होने की बात करने लग जाएंगे तो समाज टूटने लग जाएगा। जैसे आज से करीब करीब 20-25 साल पहले एक नाटक आता था, मैं तुलसी तेरे आंगन की। उसमें पहली बार किसी ने बताया कि लड़की का शादी के बाद भी अफेयर हो सकता है, उसके घर में बच्चा है वो किसी और का हो सकता है, वो डीएनए टेस्ट से पता लग सकता है। यानी किसी का अफेयर किसी के साथ, किसी का अफेयर किसी के साथ। और उन्हीं नाटकों में आया था कि सास और जो ननंद है वो भाभी के साथ षड्यंत्र रच रही हैं। तो जो नई जनरेशन उस नाटक को देख रही थी उसके दिमाग में यह आ गया कि भाई ये सास और ननंद तो सिर्फ षड्यंत्र करने का ही समान होती हैं। तो उन्होंने अपने बाप को कहना चालू कर दिया लड़कियों ने कि पापा शादी करनी हो तो शहर में ब्याह दिए और एकला होना चाहिए छोरा। ये डायलॉग आपने सुना होगा गांव के अंदर। हर लड़की ने ये डिमांड करनी चालू की अपने घर वालों से, अपने बच्चों, अपने माँ बाप से।
क्योंकि उनके दिमाग में ज्वाइंट फैमिली मतलब कचरा, ज्वाइंट फैमिली मतलब षड्यंत्र उनके दिमाग में डाल दिया कि इकट्ठी फैमिली में तो जो है सिर्फ काम करना पड़ता है, और स्लोगन लगा दिए बड़े बड़े, हर गांव के अंदर, हर चौराहे के ऊपर और हर दीवार पे बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार। और हमारे दिमाग में डाल दिया छोटा परिवार सुखी परिवार, इब तो एकले एकले पड़ेगा राम है, इब सुखी क्या देनी भाई, ये तो कति छोटा छोटा हो गया। अब तो समझ लो कि छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं हो सकता। आपस में समझ है तो चाहे कितने ही लोग हो जाओ, और जब समझ नहीं तो पति पत्नी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, दो भी, फिर भी वह शहर में एकले मतलब दो ही रहो बस, और जूत बाजार रोज, और तलाक के मुकदमे उन दोनों आए कि कोई ज्वाइंट फैमिली नहीं है, फिर भी नहीं टिक रहा अगर परिवार। गलत है कि सही है? इसका मतलब सुखी होने का मतलब छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, सुखी होने का कोई लिंक नहीं इस बात से। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, परिवार में जितने लोग हो एक दूसरे को समझते हो, सपोर्ट करने वाले हो, और वो समझ देने का काम लीडर का है। लीड कौन कर रहा है? यानी जो आपका गांव का नेता है, जो आपके गांव के पंचायती हैं, जो आपके गांव का शिक्षक है, जो आपके गांव का वकील है। अब वकील का धंधा आपके तलाक के मुकदमे चलने से चलेगा या ना चलने से चलेगा? भाई वकील का धंधा भाई भाई का झगड़ा मुकदमा पहुंचेगा थाने में, उससे चलेगा कि रोड़ा पंचायत में निपटा लोगे तो वकील तो भूखा मर जाएगा। तो वकील कभी चाहेगा कि आपका पंचायत में निमट जाए? वो तो कहेगा मुकदमा कर, वो तो लड़की को सलाह देगा कि तेरी पिटाई तो सिर्फ तेरे पति ने करी, तो तू नाम सास का भी लिखवा, तू नाम ससुरे का भी लिखवा, तू जेठ का भी लिखवा, सारे कुण पे न लंबा करांगे, ताकि पूरे परिवार का भरोसा एक दूसरे से टूटे, ताकि समाज का भरोसा एक दूसरे से टूटे। तो जिसका धंधा आपके टूटने से चलेगा वो आपको तोड़ने का काम करेगा। पुलिस वाले की तनख्वाह बिना मतलब की लगेगी अगर वहां मुकदमा नहीं पहुंचेगा तो। क्यों जी पुलिस वाले भाई साहब, भाई फायदा क्या है जब कोई मुकदमा ही नहीं आता? तो पुलिस वाला चाहेगा कि समाज में अपराध हो, पुलिस वाला कभी नहीं चाहेगा कि अपराध ना हो। मतलब ये तो आपा निचले लेवल के पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो पॉलिसी मेकर है पुलिस वाला जो ऊपर बैठा है, उसको तो हफ्ता तभी मिलेगा ना जब कोई गलती करेगा। ओवरलोडेड ट्रक होगा तो ही तो हफ्ता मिलेगा, बेल्ट ना ले रहा होगा जिसमें तो रिश्वत मिलेगी, हेलमेट ना पहन रहा होगा जिसमें तो रुपये लूटने का मौका मिलेगा। भाई कोई शिकायत करेगा, कोई कंप्लेंट करेगा तभी तो किसी को थाने बुलाने का मौका मिलेगा। नहीं समझे बात? आप मामला घर के घर में निपटा लोगे तो कौन पूछेगा? जी भी ना कोई पूछेगा ही नहीं, इनकी पावर ही नहीं रहेगी। जज की पावर तो तभी है जब उसके पास मुकदमा जाएगा, मुकदमा ना जाओ तो ना कौन पूछा भाई? गांव की कुतिया नहीं पूछती फिर जज ना, फिर जाओ एडे को 100 फिर भाई। लेकिन उसका धंधा हमारे समाज के टूटने से चलता है। तो इसलिए फार्मा कंपनियां नेताओं को और पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसा प्रपंच रच के देंगी कि ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे पूरा समाज टूटे। तो फिर SC/ST एक्ट आ जाएगा। SC/ST एक्ट आने के बाद आपके गांव में गलती से भी अगर SC समाज के किसी व्यक्ति से किसी दूसरे समाज का झगड़ा हो जाए तो वहीं आ जाएंगे नेताजी पटका पहन करके, इनको अभी लंबा करते हैं पूरे परिवार को, लिखवा दे नाम फटाफट SC/ST एक्ट में। नहीं, जाकर देखिए। मैं गया हूं, मैंने रिसर्च में, मैं जब इस पार्ट के गहराई तक गया तो मैंने देखा, अपन जेल में भी गए, सौभाग्य प्राप्त हुआ कई बार जाने का, कई कोर्ट में तो रहते ही हैं वकीलों के पास में, पुलिस वालों के साथ भी भाईचारा बोलचाल ठीक ठाक रहती है क्योंकि अपने समाज के ही लोग हैं, अपना भाई चाचा ताऊ ही नहीं मैं तो हैं पुलिस में भी। आप देखोगे कोर्ट में 95% से ज्यादा मुकदमे या तो भाई भाई के हैं या पति पत्नी के हैं, जिनका मसला सिर्फ गांव के लेवल पे खत्म हो सकता था, और या SC/ST एक्ट के हैं। रियल मुकदमे जिसको अपराध का मुकदमा कहते हैं, अपराधी जेल में आपको मिलेगा ही नहीं। किसी ने पूछ लिया पुलिस वाले ने, असली अपराधी तो बाहर सेटिंग कर लेता पहले ही कि भाई इतने रुपये देऊंगा
या दारा लानी है, इतने दिन में जमानत होनी है, उसके बाद कदे सबूत नहीं मिलना। आज तक चोरी के लोग, जो कच्चा चोर हो, कोई नया नया चोर आया हो तो बेच सकते, उसने सजा हो जाए, नहीं तो आज तक किसी चोर ने सजा नहीं हुई इस देश में। मतलब आपके सामने एक तस्वीर पेश की गई कि कोर्ट न्याय करने के लिए है, लेकिन वकील बताएगा कि जज की अपनी मर्जी है, वो क्या फैसला देता है। सुना होगा, जिसका भी वास्ता पड़ा होगा, जज के मूड पर निर्भर करे भाई, यानी कि लॉ ऑफ द लैंड से नहीं चलेगा वो। और ये पॉलिसी कौन बनाएगा? पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकर कौन है? पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कहां से मिलती है? कंपनी से। अब बीमार कैसे पड़ोगे? सोचो आप बीमार कैसे पड़ोगे? बीमार पड़ने के नियम क्या हैं और बीमार ना पड़ने के नियम क्या हैं? यदि आपको समझ में आ जाए और आप लोग अपने जीवन को वैसे जीना चालू कर दो जिससे बीमार ना पड़ो, तो भैया फिर जो है फार्मा कंपनी फेल हो जाएंगी। क्यों जी? अब मैं आपको बीमार होने के और ना होने के कुछ नियम बता देता हूं, अब आप देख लेना कि वो सारी चीज आपको किसने दी। ये शरीर पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक मशीन है, ये चलती है वाइब्रेशन पे, थॉट से, विचार से। सारी चीज विचार से चालू होती है। डर, नफरत, ईर्ष्या, लालच लो फ्रीक्वेंसी के हैं। शरीर के हर अंग की फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही ये वाली चीज हमारे अंदर जाएगी, विचार में जाएगी, शरीर के अंगों की फ्रीक्वेंसी लो होना चालू हो जाएगी, अंदर बीमारियां और ट्यूमर बनना चालू हो जाएगा। बीपी, शुगर, सब के सब इसी का खेल है। आपको कैसे कैसे लालच दिया जाता है? बालक यो पटेगा तो यो बन जाएगा, इससे आगे निकलना है। किस किस के दिमाग में, गांव में कितने % का है? सब कहे कि हमारा बालक सब तो आगे होना चाहिए, है ना, सब तो अमीर होना चाहिए, मेरी टोर होनी चाहिए, मेरी चालनी चाहिए। मतलब हम लोगों ने लालच, ईर्ष्या, द्वेष घर घर के अंदर घुसा दिया। वो फिल्मों के जरिए घुसाया कि नेताजी ने घुसाया कि पैसे के जरिए घुसाया कि कैसे घुसाया, वो जाने। दूसरा नियम, ये शरीर तब तक स्वस्थ रहेगा जब तक ऊपर से ऊर्जा आती रहे और नीचे से निकलती रहे। इसके स्वस्थ रहने का दूसरा नियम ये है। ऊपर से ऊर्जा आने का तरीका ये है, या तो आपके घर के अंदर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो ऊपर से ऊर्जा ला करके यहां देता हो, पाइनियल ग्लैंड में। वो काम करते थे हमारे पुराने मंदिर। जैसे ऊपर डोम था, उसके ऊपर एक धातु का वो लगा होता था, कॉपर का, और वहीं से वो लेता था, और नीचे जमीन खाली वो होगी, कच्ची होगी। यानी आपकी छत और आपका फर्श अगर दोनों के दोनों कच्चे होंगे, तो अगर दोनों पक्के हो गए तो ये बॉडी, ये जो दीवार है, सीमेंट की जो दीवार है, अगर नीचे भी पक्का है, ऊपर भी पक्का है, तो ये क्यूबिकल स्पेस हमारी पूरे शरीर की ऊर्जा को वहीं कैद कर लेगा। ये शरीर कभी भी ठीक हो ही नहीं सकता। फिर आप सबको सीमेंटेड दे दिए। पहले आपने देखा होगा दरवाजे भी ऐसे बनाया करते हमारे वाले, ऐसे। क्यों जी? दरवाजे के ऊपर जो जंगड़ा है ऐसा, कभी भी सीधा नहीं बनाते थे वो। और छत कभी पक्की नहीं करते थे। वो अनपढ़ थे इसलिए नहीं था, क्योंकि उनको समझ थी, वो साइंटिफिक लोग थे हमारे बुजुर्ग। अगर 5000 साल पहले हड़प्पा संस्कृति में ईंटों का जिक्र आता है तो मतलब हमारे पुरखों को ईंट बनानी आती थी। इसका मतलब पक्के मकान बनाने आते थे। तो मेरे जो बुजुर्ग है, मेरे दादा है, वो कच्ची झोपड़ी में या कच्चे मकान में रहते थे, तो वो गरीबी की निशानी नहीं थी। अगर उनके पास बैंकों में जमा करने के लिए पैसा था, अगर उनके घरों में गरीब से गरीब आदमी के पास भी सोने और चांदी थी, अगर 5-5 किलो चांदी तो गरीब से गरीब घर में मिल जाया करती। क्यों ताई? मिल नहीं जाती, नॉर्मल से घरों में मिल जाया करती थी। तो वो गरीब नहीं थे, मतलब उनको असली चीज पता थी कि सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो शरीर के तापमान को, शरीर की फ्रीक्वेंसी को, शरीर की ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए रखती है। हमारे शरीर पर सोना और चांदी सजावट की चीज नहीं हुआ करती थी, वो शरीर को स्वस्थ रखने की मशीन हुआ करती थी। लेकिन ये हमसे छुपा लिया किसने? मेडिकल साइंस ने। मेडिकल साइंस ने हमको बताया
कि नहीं, तुमको रोज ब्रश करनी चाहिए। ब्रश क्या करती है? आपके मुंह के 99% कीटाणुओं को मार देती है। और जब आप साइंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मुंह के अंदर 99% कीटाणु हमारे को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होते हैं। उसमें बदमाश कीटाणु 1% होता है, और उस बदमाश कीटाणु का वो टूथ ब्रश कुछ नहीं कर सकते। ये बात उनको पता थी, तो वो क्या करेंगे? आपके मुंह में पैदा होने वाले कीटाणुओं को वो ये दिखाएंगे, ऐसा करके वो सांस की बदबू आती है। और आज तक दुनिया का कोई टूथपेस्ट मुंह की बदबू को नहीं हटा पाया। हटा पाया तो बताओ? नहीं ना, क्योंकि हमको फिल्मों में दिखाया गया कि मुंह और मुंह नजदीक ले आके बात करें, मुंह दूर रह के बात की जाती है। और प्यार करने के लिए मुंह से मुंह मिलाना जरूरी नहीं होता है, वो यहां होता है, फ्रीक्वेंसी होती है जो प्यार वाली है, वह शरीर में नहीं होती है, वो सोल के लेवल पर, स्पिरिट के लेवल पर जाती है, आत्मा के लेवल पर। ज्ञानेंद्रियां आपको 5 बताई गई, 15 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। शरीर के ऊपर जितने कीटाणु हैं, 99% कीटाणु शरीर के लिए लाभदायक हैं। इस खाल के अंदर एक कैपेसिटी है कि ये खाल पीती है। आप तेल लगाओ, पी जाएगी ये। वो पी के कहां जाएगी? वो गट के अंदर जाएगी। जो खा के जो जाता है वो लगा के, जो चीज आप खा नहीं सकते उसको शरीर पे लगाया जाता है। इसीलिए आप नीम की नीचे नीम की पत्तियां रख के उसके ऊपर एड़ी रगड़ने लग जाओ, पैर रगड़ने लग जाओ, आपकी जीभ में आ जाएगा कड़वाहट, नीम का कड़वाहट। कैसे आएगा वो? क्योंकि खाल हमारी पीना जानती है। तो वो क्या कहेंगे कि एक ऐसा साबुन बना दिया है जिससे 99% कीटाणु खत्म हो जाएंगे। वो 99% काम के थे। तो अब आपके मुंह के सारे फायदे के कीटाणु खत्म कर दिए, आपकी स्किन के सारे कीटाणु खत्म कर दिए, और आपको खाने के लिए आपको जहर दे दिया। और सबसे पहला जहर सुबह सुबह उठते ही दे दिया, जिसको टूथपेस्ट बोलते हो आप। वह एक ब्रश सी लेते हो, उसके ऊपर वह लेटरिंग सी लगाते हो, हैं? अब फिर इब करके दिखाइयो, जिब भी लाओ, जिब भी नहीं दिखेगा, जड़ू कुत्ता अगर लग रहा। ठीक? और क्यों कह रहा हूं मैं ये, क्यों कहना पड़ रहा है मुझे? क्योंकि नौजवान बच्चे इस बात को स्टडी करें घर जाकर के। जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, यहां जाकर के अपनी किताब में, अपनी घर में रखी हुई टूथपेस्ट को उठाओ। उस टूथपेस्ट के पीछे लिखा है कि इस टूथपेस्ट के अंदर क्या क्या है। वहां एक वर्ड मिलेगा, सोडियम लोरेल सल्फेट। वो सोडियम लोरेल सल्फेट को गूगल पे जाके सर्च करो कि उस सोडियम लोरेल सल्फेट का क्या असर होता है। पता चलता है कि सोडियम लोरेल सल्फेट से कैंसर होता है, और वो आप हर रोज सुबह उठते ही पहले नंबर पे मुंह में डाल लेते हो। होम्योपैथी की दवाई का नियम है, वो जीभ पे डाली जाती है जल्दी असर करने के लिए, क्योंकि जीभ पे जब दवाई डलेगी तो डायरेक्ट हार्ट तक पहुंचेगी, डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाएगी। इसीलिए जीभ पर डाली जाती है, सीधी टपकाई जाती है। 2 बूंद ही बहुत होती हैं, 2 बूंद 3 बूंद, ऐसे ही होता है ना। मतलब जीभ इतना सेंसिटिव पार्ट है हमारा, और हम सुबह सुबह सोडियम लोरेल सल्फेट मुंह में डाल लेते हैं। सुबह खाने का तरीका नहीं पता, दोपहर खाना क्या है वो नहीं पता, शाम को क्या खाना है, कितना खाना है नहीं पता। हमको नहीं बताया गया कि गेहूं और चावल हमारा भोजन नहीं है। ये चावल केवल उस एरिया का भोजन है जहां पानी बहुत ज्यादा आता है, समंदर किनारे के आसपास, बिहार का एरिया हो गया, उधर जो उस पार्ट में जहां होता है। हमारा नहीं है ये भोजन। और हमारे को कह दिया गया ये तो ना मेहमानों के लिए होता है। शुरू में हम लोग जब असली मिलेट्स खाया करते थे, उस वक्त हमारे को ये कहा गया। असली कहानी ये थी, मेहमानों के लिए इसलिए दिया गया था क्योंकि बनाना जल्दी आसान और जल्दी होता था। कि गेहूं की रोटी फटाफट बना तो गुंदर खिला दी, कि रात में 9 बजे आया, 10 बजे तो मेहमान, बाद में अमीरी की निशानी बना दिया, फिर सारों ने मिलेट छोड़ दिए और ये उठा दिया। पता चलता है कि गेहूं तो कैंसर की बीमारी है, गेहूं से ही कैंसर हो रहा है, गेहूं से ही एलर्जी हो रही है, गेहूं ही बीमारी की जड़ है। और हम गेहूं खा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। आपको नहीं पता है, नेगेटिव एनर्जी का मिलेट है ये, अनाज है ये।
और हम अब माएँ अपने हाथ से गेहूं की रोटियां बना के खिला रही है अपने बच्चे को, अपने हाथ से जहर दे रही है अपने बच्चों को, पता ही नहीं है मां को। क्यों जी? नहीं पता ना? थोड़ी रिसर्च करने की आदत डालेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि अमेरिका के अंदर सिर्फ एक फसल होती है, गेहूं, सिर्फ एक फसल होती है, और उसको अपनी फसल के लिए बाजार चाहिए था, और उसने वो बाजार क्रिएट किया। चाइना घुसने नहीं देता और भारत के लोगों को रिसर्च करने की आदत नहीं है, इसलिए उसने भारत को बाजार के तौर पर देखा। और 1970 के बाद उस टाइम पर रॉकफेलर फाउंडेशन ने हरित क्रांति की रिकमेंडेशन करी कि तुमको हरित क्रांति में नए बीज दिए जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे यहां अनाज की कमी हो गई है, जो कि अपने देश में आने वाले 2 सालों में होने वाली है, इस वक्त भी होने वाली है। और यह भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है, जैसे 1970 से पहले 1965 का आया हुआ जो अकाल का नाटक था, वो भी स्क्रिप्ट का हिस्सा था, क्योंकि हरित क्रांति देनी थी। और आज नए बीज देने हैं, नए बीज, ऐसे बीज जो जमीन को इतना बंजर कर देंगे दोबारा कभी देसी बीज नहीं हो पाएगा, उसके लिए स्क्रिप्ट बन रही है। ऊपर आसमान में केमिकल छिड़का जा रहा है और उसके 2 दिन के बाद बारिश हो रही है, और वो बारिश पूरी जमीन के ऊपर परत बिछा रही है, वो परत पूरी जमीन को खराब कर रही है, और वो जमीन आगे कभी भी, मतलब वो हमेशा बंजर रहेगी, कभी उसमें देसी बीज नहीं हो पाएगा। इस तरह की जमीन आपकी बनाई जा रही है, लेकिन हमको पता ही नहीं है। क्योंकि पता होने के लिए समझ में आना जरूरी है। समझ में आने के लिए कोई बात तो करे। अब तो किसी की सुनते कहां है अपन तो, हां सरकार में कुकर कर देगी। अरे सरकार कौन? आपका नेता कौन? आपका नेता, आपका एमएलए कौन है? यहां से कश्यप है शायद वो, है श्याम सिंह राणा, कृषि मंत्री है। कृषि का कह भी आवा कि नहीं आओ ना, पूछा नहीं किसी ने आज तक, किसी ने पूछा तो नहीं उससे। न्यू बताओ मैंने, जब यहां श्याम सिंह राणा टिकट लेकर नया वोट मांगने आया, उस टाइम पर उससे टिकट किसने दी? लोगों ने श्याम सिंह राणा मांगा था या पार्टी ने आपके ऊपर थोपा था? पार्टी ने थोपा था। दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसका नेता कौन था? टिकट लड़ी किसने लड़ी थी? बिशनलाल सैनी। वो उनने चुना था या आपने मांगा था? और जो आम आदमी पार्टी का था वो उनका था कि आपका था? अर्जुन से बाकी इंडिपेंडेंट लड़े थे, मैं आपको अपने स्वाद में लड़े थे कि आपने मांगे थे? मतलब आपका तो कोई कैंडिडेट नहीं था। कैंडिडेट किसके थे? पॉलिटिकल पार्टी के। पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कौन करता है? बाजार। इसका मतलब क्या हुआ कि कैंडिडेट किसका था? बाजार का। तो किसके लिए काम करेगा? बाजार के लिए काम करेगा। वो आपके लिए काम कर ही नहीं सकता भाई। उसके सिलेक्शन से लेकर इलेक्शन से लेकर बिठाने तक का काम बाजार ने तय किया है, तो वो आपके लिए काम कैसे कर लेगा? बताओ। आपने कभी मुद्दे पर वोट करी नहीं, आपने पार्टी के नाम पे वोट करी, आपने कैंडिडेट के नाम पे वोट करी, आपने जात के नाम पे वोट करी, आपने नफरत के नाम पे वोट करी, आपने प्यार के नाम पर वोट करी, लेकिन आपने मुद्दे के नाम पर वोट नहीं करी किसी ने भी। क्योंकि हमारे यहां मुद्दे पर वोट करना सिखाया ही नहीं जाता। सिखाने का काम किसका है? मास्टर जी का। मास्टर जी 2 टाइप के, एक सरकारी एक प्राइवेट। सरकारी तो लैटरिंग वाले की लैटरिंग गिनता फिर है, सरकारी तो उनको काम आंदा नहीं। वो तो चाहे बोट बनांदा फिर, चाहे बोट काटता फिर, चाहे लैटरिंग वाले कुत्ते काटता फिर, तो कुत्ते गिनते फिर मास्टर जी। तो काम ला रहे मास्टर का तो है। और प्राइवेट ना अपने ट्यूशन का मतलब है या अपने फीस का मतलब है, उसने आपके बालक का, आपके बच्चों के और आपकी समझ से कोई मतलब नहीं भाई साहब। मास्टर जी की नौकरी बची रहे वो उसे में गनीमत है? तो मास्टर जी जिसका सिखाने का काम था उसने ही को नहीं बेरा, रोज ब्रश करने लग रहा तड़की उठ के। वो बड़का ने कहा तड़की ब्रश करना चाहिए, बता प्रार्थना में कब तड़की ब्रश करो है? जब मना नहीं पता था मैं भी क्या करता, मास्टर था जी, क्योंकि अकल नहीं थी ना। लेकिन जब समझ में आ जाए तब देखा कि यार फिर मुंह के लिए क्या ठीक है। बबूल बढ़िया है, नीम बढ़िया है, पहला रस कड़वा जाना चाहिए। ये आयुर्वेद का नियम है कि शरीर में पहला जो रस है वो कड़वा जाना चाहिए। तो तड़की उठते ही आपको नीम चाहिए। नीम तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नीम तो काट देंगे। नहीं काटेंगे तो जो केमिकल है, ये देसी पीपल
किक्कर नीम के ऊपर पड़ के उसको सारे को फोड़ देगा, निमोड़ी होवेगी नहीं, आपके नीम बचेगा ही नहीं है। 2 साल में नीम खत्म हो गया। और ये मैं क्योंकि किसानों के बीच रहता हूं तो हमने देखा खत्म हो गई। ये खत्म होना कोई खत्म हुई नहीं है, ये की गई है योजनाबद्ध तरीके से। जिस टाइम पे निमोड़ी, जिस टाइम पे कौर बनने का समय है, देसी पौधे के ऊपर ना आपके टमाटर आएंगे, ना आपके अमरूद आएंगे, ना आपके कोई देसी अगर कोई पौधा खड़ा है उसके ऊपर फल नहीं आने देंगे। वो पूरा योजनाबद्ध। अब समझ में आएगा जब ये बुद्धि काम करेगी। बुद्धि काम करेगी, पाइनियल ग्लैंड काम। ये पाइनियल ग्लैंड इसको बोलते हैं, जिसको तीसरी आंख बोलते हैं। जो शिव की तीसरी आंख है वो शिव की नहीं है, वो हमारी भी है, सबके पास है। और वो काम कब करेगी? जब वो बिल्कुल साफ सुथरी होगी, जब वो एक्टिव होगी। और वो काम कब नहीं करेगी? जैसे आपने गाड़ी में बैटरी पे, जब बैटरी काम ना कर रही हो तो उसका स्विच हटाकर उसने साफ कर दिया करे टर्मिनल ने, उस पर सफेद सफेद जम जाया करे ना, वैसा ही अगर इस टर्मिनल के ऊपर सफेद सफेद कुछ जम जाएगा तो सही और गलत का निर्णय हम नहीं ले पाएंगे। इसीलिए भाई भाई को काटने लग जाएगा, इसीलिए भाई भाई की जमीन के बारे में सोचने लग जाएगा कि अब मन नहीं मिल जाए तो, इसके नाम का हिस्सा मेरे आ जाए तो, इसका यो मतलब उसका लालच इसीलिए आएगा क्योंकि उसको सही और गलत नहीं सोच पा रहा। सही और गलत क्यों नहीं सोच पा रहा? क्योंकि ये जो पाइनियल ग्लैंड है, ये कैसे काम खराब करती है, ये खराब कैसे होती है? ये पहले नंबर पे खराब होती है एल्यूमिनियम से। जिसके घर में एल्यूमिनियम की बाल्टी हो, एल्यूमिनियम का मग्गा हो, एल्यूमिनियम के दरवाजे हो, जिसके ऑफिस में एल्यूमिनियम का दरवाजा हो, या टिक्के लगवांदा हो बचपन में पैदा होने वाले, या बड़ा होकर बुखार के टाइम पे, या फिर वो जो वह ग्लूकोज चढ़वाया करे, जितने इंजेक्शन बनते हैं सब में एल्यूमिनियम डाला जाता है। एल्यूमिनियम हैवी मेटल है, शरीर में गई पाइनियल ग्लैंड पे डायरेक्ट कवरिंग या फिर क्लॉटिंग, दो ही काम है उसके। खाने के बर्तन भी एल्यूमिनियम, बाहर जाओगे चाय की दुकान पर जाओगे सारे डोंगे एल्यूमिनियम के पाएंगे। तो इसका मतलब जिसके घर में एल्यूमिनियम, उसने अपने घर का नाश अपने आप करने का प्लान कर लिया, उसने पता ही नहीं। ठीक, दूसरी चीज जो इसके ऊपर अटैक करे वो है कोई भी आर्टिफिशियल खुशबू वाली चीज। जिस भी चीज में से कुदरती खुशबू नहीं है। कुदरती खुशबू किसमें से आएगी? फूल है उसमें से आने लग रही हो, देसी फूल हो, अनाज में तैयारी हो, पेड़ में से आ रही हो, पौधे में से आ रही हो, या फिर जमीन में से आ रही हो, वह तो है असली खुशबू। जो केमिकल फैक्ट्री से बनता है उसमें से अगर कोई भी खुशबू है वो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, वो पाइनियल ग्लैंड पे डायरेक्ट अटैक करती है। वो फुसफुस हो जाया करे है, वो हाथ में साबुन आया करे, क्रीम होया करे, शैम्पू होया करे, जितनी भी चीज शरीर में लगने वाली, लिपस्टिक होगी, जिसमें तभी स्मेल आवा है, जिस भी चीज में से स्मेल आ रही है वो सारी चीज पाइनियल ग्लैंड पे अटैक करती है। अब ये भी हमको नहीं मालूम है। नेल पेंट जो लगा रही है महिलाएं, मैक्सिमम उनको या उनके बच्चों को कैंसर मिलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि आपको पता है अब तो इसके अंदर लिपस्टिक में भी और नेल पॉलिश दोनों के अंदर कैंसरस प्रोजेक्ट है। ठीक, तीसरी चीज पाइनियल ग्लैंड के ऊपर अटैक करने वाली, सफेद लाइट। देखो आप कहां है सफेद लाइट आपके घर में? कहीं भी आपको येलो लाइट नहीं मिलेगी। हमारे पुरखे मूर्ख नहीं थे भाई। अभी अभी हमारे कुछ साथी आए हुए हैं जो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए होम स्कूलिंग में स्कूल खोलने जा रहे हैं। कौन से हैं साथी में? यहाँ आए थे वो साथी बैठे हैं, बिना डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वह बहल से आए मान लो। ये प्लान कर रहे हैं अपना स्कूल खोलेंगे अपने बच्चों के लिए, उसमें फर्श नहीं लगाएंगे, उसके अंदर सब है, नीचे कच्चा होगा, नीचे बैठ के बच्चे पढ़ेंगे। और ये माँ बाप ने तय किया है जो इनका स्कूल होगा, इन्हीं जो यानी कि कुछ लोगों ने मिलकर ये अपना स्कूल खोलना है अपने बच्चों के लिए, जिनको समझ में आए, और उनके माँ बाप को भी समझाएंगे कि क्यों जरूरी है। ठीक, अब ये अपने उसके अंदर अगर जो पढ़ना ही है, अगर आपको मालूम है क्या कि आपको झूठ बताया गया है कि ज्यादा रोशनी में पढ़ना चाहिए, कम रोशनी में पढ़ने से आंखें खराब होती है। असलियत यह है कि कम रोशनी में देखने से आंखें मजबूत होती है और ज्यादा रोशनी में देखने से आंखें कमजोर और खराब होती हैं। असलियत बात यह है कि पीली रोशनी में देखने से आंखें मजबूत होती हैं और सफेद रोशनी में आंखें खराब होती हैं।
जितना कैटरैक्ट का दिक्कत है, मोतियाबिंद की दिक्कत है, आंख खराब होने की है, चश्मा लगने की है, सफेद लाइट की वजह से है। जहां भी सफेद लाइट है, आप देखो, जिस टाइम पे आपके जमाने की बात कहूं, जब आप छोटे थे और उस खेत में जाया करते, बिना लाइट के, बिना बैटरी के सब दिखा करता ना जी। आज नहीं देख सकते आप, क्योंकि जहां आपको सफेद लाइट आंखों में पड़ी, उसके बाद सब अंधा अंधा हो जाएगा। तो जहां भी सफेद लाइट है, जिस भी, और सफेद लाइट नहीं, जिस भी चीज में आपको सब्सिडी मिल रही है वो आपका नाश है। गैस में सब्सिडी मिली थी आपको, अब अखबार में छप रही है, अब रिसर्च आ रही है कि भैया जी गैस की रोटी खाने से पेट में गैस बनती है और कैंसर होता है, अब आ रही है। अरे भैया, हमारे पुरखों को बहुत पहले से पता था, सब मालूम था उनको, लेकिन हमको तो फ्री का चाहिए, चाहे जहर मिल जो है। और ये जो व्हाइट लाइट है, इन्होंने आपको एलईडी क्या दी, उस पे दी, सस्ती पड़ती है, बिल कम आता है, सब्सिडी पे देंगे, फ्री में बांटेंगे। फ्री में ऐसे ही थोड़ी कोई बांट देगा भाई। देखो, कोई भी आदमी आपको फ्री में तब तक कोई चीज नहीं देगा जब तक उसका मूल्य बराबर करने का रास्ता ना हो उसके पास। इसका मतलब एलईडी कंपनी अगर आपकी आंख खराब करना चाहती है तो कहीं ना कहीं आंखों से जुड़े ऑपरेशन या आंख चेक करने वाली दवाई और मशीन या आंखों में डलने वाली दवाई या उसका पूरी इंडस्ट्री कहीं इकट्ठी होगी, एक दूसरे से मिलती जुलती होगी, तो ही ये बात बनेगी। अब जाकर के रिसर्च करके हमको पता चला कि खेल कितना लंबा है, कि चक्कर ये है कि आप अपने खेत में जिस दिन हाइब्रिड बीज डालते हो, वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन का, उसमें पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी डालते हो, सारी दुनिया का फर्टिलाइजर रॉकफेलर फाउंडेशन का। उसके बाद उस यूरिया डीएपी जो बनता कहां से है, एपीआई से, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो कहां से आता है, तेल शोधन के बाद। इसका मतलब तेल भी उनका मिलेगा, तो पता चलता है 70% दुनिया के तेल के कुएं के ऊपर भी रॉकफेलर फाउंडेशन का कब्जा। और वही रॉकफेलर फाउंडेशन जब उस तेल के शोधन के बाद पेट्रोल डीजल सब बेच देता है, उसके बाद पता चलता है कि उसी ने फर्टिलाइजर बनाया, उसी ने दवाई बनाई, और खेत में डलने के बाद जब आप बीमार हुए उस अनाज को खाकर, उसके बाद वो फार्मा कंपनियों की जितनी दवाई वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन की। और पता चलता है कि सिर्फ ये नहीं, पंखे की टेक्नोलॉजी, लाइट की टेक्नोलॉजी, ट्रांसफार्मर की टेक्नोलॉजी, टीवी की टेक्नोलॉजी, मोबाइल की टेक्नोलॉजी, गाड़ी की टेक्नोलॉजी, मोटरसाइकिल की टेक्नोलॉजी, जितनी टेक्नोलॉजी का पेटेंट जिन जिन कंपनियों के नाम है, वो कंपनियां डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दो ही घरानों के पास, एक रॉकफेलर फाउंडेशन और एक रोथशाइल्ड। इसका मतलब आप मोटरसाइकिल की किक मारो तो उनकी जेब में पैसा जावे, गार की सलप मारो तो उनकी जेब में पैसा जावे, अल्ट्रासाउंड करवाओ तो उनको पैसा मिलता है, दवाई ले तो उनको पैसा मिलता है, चश्मा खरीदो तो उनको पैसा मिलता है, कंपनी का जूता खरीदो, कंपनी का कपड़ा खरीदो, कंपनी का बैग खरीदो, कंपनी की कार ले, शीशा ले, कंपनी की सीमेंट ले, सीमेंट उन्हीं कंपनी की, सीमेंट अडानी की है, आपको नजर आता है। अडानी की सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किसकी है, ब्लैक रॉक किसकी है, रॉकफेलर फाउंडेशन की। अडानी की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किसकी है, रॉकफेलर फाउंडेशन की। टाटा की चुनाव के टाइम पे किसी को 100 करोड़, किसी को 50 करोड़, उन्होंने टेलीविजन को फंडिंग कर देनी है। टेलीविजन में जो जीतता दिखाई देगा वो आपको अच्छा लगने लग जाएगा। एक हफ्ता राहुल गांधी की बड़ाई चाल पढ़ो, नरेंद्र मोदी की असलियत दिखा दो, जूत मारने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। वहीं जो आज भगत बन रहे हैं, टेलीविजन जो दिखा देगा आपने सच लगने लग जाएगा। सिंपल सी बात है। उन्हें पता है कि इन लोगों में इतनी अकल तो है ही नहीं कि अपनी अकल तक देख लें कि मेरे बालक का नाश मैं अपने हाथ तक करने लग रहा। ये इनके जैसे माँ बाप, ये मेरे माँ बाप जैसे माँ बाप अपने बालका ने पढ़ावें लिखावें, सारी उम्र उनके बालक गांव का खावें और फिर सेवा करने खातिर गड़ी और भेज दें, कंपनियां की सेवा करें, फिर जाके शहर में बैठ दें, टैक्स देवा उनता है, पैसा कमा के देवा उनता है। क्यों नहीं कर रहे? खाने के टाइम पे तुम्हारी औलाद और कमाने के टाइम पे कंपनियां के बच्चे, कंपनियां के एम्प्लॉय, आप सब लोग यही तो कर रहे। और सब के सब, देखो कमाल की बात क्या है, गांव में अगर आपके 800 घर है ना, 800 के 800 सारी कमाई उन्हीं को देने लग रहे। नहीं दे रहे तो बताओ जी। पढ़ने की भी, बीमारी की भी, आन जान की भी, खेती करने की भी,
ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी, बिजली की, सब उनकी है। और आपको यह नहीं पता है कि जब मैंने आपको बोला कि पूरी बॉडी के अंदर, पूरा बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो जहां भी बिजली वाली आइटम होगी उस बॉडी के पास जाकर यह शरीर खत्म हो जाएगा। यानी अगर आपके बेडरूम के आसपास, आपकी दीवार के आसपास से बिजली की तार गुजर रही है तो वो शरीर को डाउन कर रही है, वो ऊपर नहीं उठने देगी आपको। वाईफाई की रेडिएशन या 5G की रेडिएशन या मोबाइल की रेडिएशन नहीं उठने देगी। रिसर्च है, बकायदा रिटन है, डॉक्यूमेंटेड है और ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो मैं बात बोल रहा हूं। वरना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं किया, मैंने किसी का विरोध नहीं किया। सब पॉलिटिकल पार्टियों को वही लोग फंडिंग करते हैं। तो इसीलिए जब वैक्सीन लग रही थी कोरोना की तो ना तो कोई विपक्ष था और ना ही कोई सत्ता पक्ष था। बीजेपी की सरकार हरियाणा में थी, कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार गुजरात, उसमें राजस्थान में थी, और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी। तो केजरीवाल भी तो नहीं जोर शोर से इंजेक्शन लगा रहा था जितने जोर शोर से राहुल गांधी, और जितने जोर शोर से मुलायम सिंह यादव, जितने जोर शोर से योगी, जितने जोर शोर से ममता बनर्जी और जितने जोर शोर से यहां खट्टर लगा रहा था। सब लगा रहे थे ना, सबको पता था, उन्होंने खुद नहीं लगाए किसी ने। आपको सबको बोला कि वैक्सीन नहीं लगवाई तो तुमको यहां नहीं जाने देंगे। मेरे साथ एक जूत बज गया था, मेरे एक रिश्तेदार का। मैंने कहा कि तुम एक बात बताओ, जस्ट मुझे इतना बता दो, कल को अगर यही सरकार कह दे कि तुमको राशन लेना है, हाजिरी लगानी है, पेपर देना है, तनख्वाह लेनी है या पेंशन लेनी है, कोटे से कुछ भी लेना है, तुमको अगर सरकार का फायदा चाहिए, दुकान खोलनी है, तो अपना बच्चा एक दिन के लिए दिहाड़ी पर भेजना पड़ेगा देश के लिए। भेज दोगे? बोला जी भेजता है, क्या दिक्कत है? मगर उन्होंने कहा ना, देश के लिए नहीं भेजना, अफसर के यहां भेजना पड़ेगा काम करने के लिए, एक दिन नहीं तो तुमने तनख्वाह नहीं मिला। बोला भाई सरकार है, कुछ भी कह सके, भेजना पड़ेगा। अच्छा जी, फिर कह दे कि दिन में भी भेजना पड़ेगा, रात में भी भेजना पड़ेगा। हाँ भाई माननीय पड़ेगी भी, मगर फिर न्यू कह देगा कि रात में भेजना पड़ेगा अपना बालक। हाँ भाई ले सरकार है बीमा, फिर न्यू कहेगा अगले दिन छोरी भी भेजनी पड़ेगी, फिर रात में। फिर बकवास कर रहा, ये बकवास क्यों भाई? छोरे का शरीर जब मांग रहा था तब तो नहीं बोला, छोरी वाले शरीर पर कैसे आपने अधिकार जमा लिया? मेरे शरीर में क्या जाएगा, मेरा शरीर, मैं इस शरीर से क्या काम करूंगा, क्या नहीं करूंगा, यह आप कैसे तय कर सकते हो? किसी और को तय करने का अधिकार मिलना चाहिएगा कि मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या इंजेक्शन डालूं। रेप में और जबरदस्ती इंजेक्शन डालने में क्या अंतर है बताओ? कानून की भाषा समझने वाला कोई वकील बैठा है क्या यहां? आप बैठे हो, अगर आपको कानून की भाषा में समझाएं तो रेप क्या है? मालिक की मर्जी के बिना उसके शरीर में पेनिट्रेट करने को रेप बोलते हैं, यही बोलते हैं ना? तो ये जो सुई अंदर गई, ये पेनिट्रेशन नहीं था ना, ये पेनिट्रेशन था, ये रेप था ये। और हमने अपने साथ जबरदस्ती होने दी, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। हम वैक्सीन के खिलाफ नहीं लड़े थे, हमने खड़े होकर यह कहा था हम जबरदस्ती के खिलाफ हैं। तुम कैसे तय करोगे कि मैं क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, क्या वैक्सीन लगवाऊं, क्या नहीं लगवाऊं? तुम कैसे बताओगे? और हम बोल नहीं पाए क्योंकि हमको लगा हम अकेले अकेले हैं। चलो अब अपनी गलती समझ में आ जाए, अब तो साथ आके कर लो। सारे लोग कमा कमा के कंपनियों की जेब में पैसा भर रहे हो, कुछ ऐसा कर लो कि कमा कमा के आपस में ही दे लो। मैं कमा के इनको दे लूं, ये कमा के इनको दे ले, ये कमा के उनको दे ले, गांव के गांव में दे लो। और आपस में नहीं दिया जाता, पड़ोस के गांव में दे लो, कम से कम कंपनियों का तो ना भरो। मैं ये कह रहा हूं है? मैं ये कह रहा हूं कि हमको अपने गांव में वो व्यवस्था बनानी है कि अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा तो वो क्या पढ़ेगा, ये गांव तय करेगा।
और मेरा मेरा बच्चा नहीं, गांव में अगर 1100 बच्चे हैं तो 1100 के 1100 क्या पढ़ेंगे ये गांव तय करेगा। और गांव तय करेगा कि पढ़ने के बाद वो बच्चा एक भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। अगर गरीब से गरीब आदमी के बच्चे को भी उसके अंदर शामिल कर लिया जाए और हम हर बच्चे के रोजगार के लिए एजुकेशन का सिस्टम बनाएं तो क्या किसी का नुकसान होगा? बताइए, कौन है जो नहीं आना चाहेगा? बताइए आप मुझे। मैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर मैंने जो देखा है पिछले 9 साल से दिन रात लोगों के बीच जाकर सिर्फ एक बात खोज रहा हूं कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो ये कह दे कि देवेंद्र भाई तुम गलत काम कर रहे हो, जो ये कह दे कि इससे अच्छा ये काम है। मैं ये कह रहा हूं कि सब कह रहे हैं कि तुम ठीक कर रहे हो, सब कह रहे हैं ये होना चाहिए, लेकिन सब के सब एक बात कह रहे हैं कि मैं तो मान लूंगा, औरतों को नहीं कोई मानता। मैं जितने लोगों के बीच गया ना, और यही बात आपके दिमाग में भी होगी कि मारा तो बात समझ में आ गई लेकिन गांव तो को नहीं मानता। भाई आपके बात इसलिए समझ में आ गई क्योंकि आप यहां आ गए, क्योंकि आपने बात सुन ली, क्योंकि आपका मेंटल लेवल किसी स्तर पर चला गया तो आपको बात समझ में आ गई। तो अगर किसी व्यक्ति को बात समझ में नहीं आ रही, उसके साथ बैठ के शांति से बात करने वाला आदमी चाहिए जो इस तरह न्यू पूछ सके कि तू इसका बढ़िया रास्ता बता। क्यों जी भाई, हम ये कह रहे हैं कि हमारा पढ़ाई का पैसा गांव में रहेगा, हमारे बच्चे पढ़ के रोजगार की गारंटी गांव तय कर लेगा। और मैं गारंटी देता हूं इस बात की, अगर अपने गांव में से 10-15 बच्चे आगे आकर के ये कह दें और सीख लें कि ये कैसे होगा, तो हर एक आदमी को ये समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग भी ये सीख ले कि ये कैसे होगा तो घर बैठे बैठे दिमाग में इमेजिनेशन तो कर लोगे कि हाँ ये संभव है। ये जो लोग अपना अपना घर बार छोड़ करके दूसरे जिलों से, दूसरे राज्यों से यहां आए हुए हैं ना, ये कुछ आम इंसान नहीं है कि कोई हो किसी के पीछे चल के आ गया हो। इनको ये उम्मीद लग रही है, यानी इसका मतलब इन्होंने अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया कि अगर ऐसा हो जाए और हो सकता है तो भाई ये धरती जो है हमारे बच्चों के लिए मतलब स्वर्ग हो जाएगी और हमारा जीना कामयाब हो जाएगा। इनको ये लगता है, और मैं भी इसी उम्मीद में हूं कि भाई हमको क्या चाहिए। भाई संधाड़ी गांव को अपने गांव के अंदर ये व्यवस्था अगर बनानी है तो क्या चाहिए? ना तो किसी नेता से पैसा चाहिए, ना किसी की परमिशन चाहिए, ना जमीन चाहिए, ना किसी से कोई शिक्षा चाहिए, ना कोई सिलेबस चाहिए, ना सर्टिफिकेट चाहिए, ना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ना अपार आईडी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। गारंटी है, सिर्फ समझ चाहिए, समझ। और समझ केवल समझने से आएगी, और समझने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। समय आपको ही देना पड़ेगा। तो अगर केवल गांव के लोग समय दे दें, सिर्फ समय, तो हफ्ते भर में समझ आ जाएगा कि गांव को वाकई में ऐसा बनाया जा सकता है कि एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा और खुश रहेगा। सबसे बड़ी बात यह कि 5,000 करोड़ रुपए का मालिक भी खुश नहीं है, उसको भी और चाहिए। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो था, जो भारत का सबसे अमीर आदमी था, उसको भी और फैक्ट्री खोलनी है और पैसा कमाना है। जो सबसे बड़ी पावर पर बैठा है, जो एमएलए, जिसके पास पैसा आ गया उसको एमएलए बनना है, जिसको एमएलए बन गया उसने मंत्री बनना है, जो मंत्री बन गया उसने मुख्यमंत्री बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, और जो वो बन गया उसने बने रहना है, और जो बने रह रहा है उन्हें और भी पता नहीं क्या चाहिए है, वो फिर भी लोग नंबर 1 लग रहा है। यानी कि इसका मतलब एंड नहीं है। कितना पैसा चाहिए इसका भी एंड नहीं है, कौन सी पावर चाहिए इसका भी एंड नहीं है। एंड सिर्फ एक ही है कि जिसने वो पा लिया, जिस काम के लिए मैं बना हूं, वो अगर मुझे मिल गया तो मस्ती है, तो मौज है। और जब वो नहीं मिला तो फिर कुछ मिल जाओ, फिर मौज नहीं हो सकती। तो अपन ऐसा काम कर सकते हैं कि जब गांव का प्रत्येक बच्चा मौज में हो, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति मौज में हो, परिवार में मौज ही मौज हो। वो मौज पैसे से नहीं आएगी, वो मौज केवल उसी चीज से आएगी जो मुझे चाहिए।
जो मुझे चाहिए वो आपको नहीं चाहिए। इसका मतलब मेरा आपसे कोई कंपटीशन है ही नहीं। इसका मतलब आपके बच्चों का भी आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। आपके बच्चे को संधाली की मैं खासियत बताता हूं। ये संधाली की नहीं बता रहा हूं, ये मैं पूरी देश और पूरी दुनिया की बताता हूं। जिस टाइम पे बीमारियां पैदा हो रही होती है, उसी टाइम पर बराबर में उनके इलाज के रूप में जड़ी बूटियां पैदा हो रही होती हैं। देखा होगा आपने, मान लो बारिश के मौसम में अगर कोई बीमारी आती है तो उसका इलाज वाली बूटी भी बारिश के मौसम में ही आती है। वह बीमारी खत्म हो जाती है तो वह बूटी खत्म हो जाती है जंगल से या रास्ते में से। ऐसे होता है ना जी। कितना कमाल का सिस्टम है। जहां जो चीज चाहिए वो चीज अपने आप आ जाएगी। यह कुदरत का नियम है। इसका मतलब संधाड़ी का पूरा गांव सिस्टम से काम करने लग जाए, इसके लिए सारे दिमाग कैसे कैसे चाहिए वो उस नेचर को मालूम है। वैसे ही दिमाग दे करके पैदा किए हैं सारे बच्चे। तो जब उन सारे बच्चों को एक जगह पर ला करके टेस्ट करोगे और देखोगे किसका कैसा दिमाग है, तो पता चलेगा किसी बच्चे का किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं है। हर बच्चा एक दूसरे का सहभागी, सहयोगी, सहयात्री और मतलब मित्र और उसका को एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं, को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व में रहकर जीने वाला इंसान है। यानी कि हमारी पूरी दुनिया में किसी इंसान से किसी इंसान की कोई प्रतियोगिता है ही नहीं। वरना 200 गज वाला आदमी 100 गज वाले से ज्यादा खुश होना चाहिए और 500 गज वाला ज्यादा खुश होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा मुकदमे तो 500 गज वाला के घर में है। सबसे ज्यादा तलाक तो करोड़पतियां के यहां है। सबसे ज्यादा तो कड़े सुने गए हैं। इसका मतलब बात नहीं बनी। इसका मतलब वो सौदा नहीं चाहिए, कुछ और चीज है। वो चीज क्या है? उसकी खोज ही जीवन का मकसद है। यानी मैं क्या हूं, मुझे क्या चाहिए, यही खोज है जीवन का मकसद। वही मकसद आपने अपने बच्चे को देना है और उस मकसद की पूर्ति के लिए सबने मिलकर सबके लिए करना है। अगर यहां मान लूं मैं 200 लोग बैठे हैं, मैं अपने बच्चे पर काम करता रहूं, तो एक आदमी को अपने बच्चे पर दिन रात काम करना पड़ेगा। और अगर हम 200 लोग मिलकर 200 के 200 लोगों के बच्चों पर काम करने लग जाएं और मुझे कुछ हो जाए, तो मेरे बच्चे के हिसाब से अपने समाज का निर्माण कर लो कि बच्चा आपका हो या आपका, मेरे बच्चे से अलग नहीं हो, लेकिन दिखना चाहिए। मुझे दिखना नहीं चाहिए कि इसका बच्चा आगे बढ़े या इसका बच्चे आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे बड़े के बिना आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। उस व्यवस्था की बात कर रहा हूं। और मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा तो आपका भी बढ़ेगा, 100% गारंटी है। फिर आप क्यों नहीं चाहोगे मेरे बच्चे को आगे बढ़ाना? भाई नहीं समझे? हैं? टीवी ने उल्टा दे दिया, नेताओं ने उल्टा दे दिया, नौकरी के सिलेक्शन ने उल्टा दे दिया। लोग नौकरी के पीछे भागते। मैं तो टीचर की नौकरी में था, मैं उस नौकरी में खुश नहीं था। मेरे पिताजी मुझे बोलते कि क्या करेगा तू छोड़कर? मैंने बोला पता नहीं क्या करूंगा। अरे कुछ तो करेगा, नौकरी छोड़कर क्या करने का सोचा है? सोचा नहीं है, बस ये नहीं करूंगा, ये जिंदगी नहीं जी सकता सारी उम्र। अरे लोगों को मिलती नहीं तू छोड़ रहा। अरे मिलती नहीं वो छोड़ो ना, जिनको मिली हुई में कौन सा खुश है भाई? जिनको मिल रही है मैं खुश है के? एक बार जाकर रिसर्च करके देख लो, मन तो देख लिए ना। जिन्हें मिल रही हूं अपनी जिंदगी तो दुखी है। तो मैं भी आगे आने वाले टाइम में और 10 साल 15 साल कर लूंगा तो और ज्यादा दुखी रहूंगा। इससे बढ़िया मैं वो ढूंढ लूं जहां मैं खुश रहता हूं। अब मैं 24 के 24 घंटे मस्ती में हूं, चपल कुछ ना हो। और ये तो आज तो चलो 4 लोग सुनने लग गए, जब कोई नहीं सुने था हम जब भी मस्ती में थे। अकेले किल की मारा करते, जब भी मस्ती में मारा करते। मतलब यह हो गया कि अब आपके पास 2 चॉइस है। पहला ये कि भाई जो चल रहा है उसे चलने देते हैं, और दूसरा ये कि एक बार बैठ के ये देखते हैं कि रास्ता जिस पे समाज अभी फिलहाल चला हुआ है वो सही है या गलत है। बताओ, ऐसे ही रहने दे या बात करें? बोलिए, बात करें? बदलाव होना चाहिए। चलिए अब एक बात सोच कर देखिए, कोई है भाई ऐसा जो कह रहा है अभी जो चल रहा है वो सेट है, एकदम फिट है? कोई भाई है जो कह रहा है बदलना चाहिए चीजें?
हाथ खड़ा करो जरा, जिसको लगता है बदलनी चाहिए चीजें। बदलना चाहिए, सब सहमत हैं, बदलना चाहिए। चलिए अब मुझे यह बताइए, नजर दौड़ाइए आंख खोलकर, आंख बंद करके अपने पूरे जीवन के अनुभव से, कि पूरे समाज में किस पद पर बैठा हुआ, किस अकल का आदमी, कौन है जो हमारा भला या हमारे बच्चे का भला हमसे ज्यादा सोच रहा है पूरी दुनिया में? कोई भी नहीं है। इसका मतलब है कि आपके अलावा इस बात को आपके लिए काम करने वाला कोई दुनिया में और नहीं है। तो यानी आपके बच्चे के लिए अगर काम करना पड़ेगा तो किसको करना पड़ेगा? खुद ही को करना पड़ेगा। यह पक्का है। तहसीलदार नहीं करेगा, नेताजी नहीं करेंगे, पुलिस वाला नहीं करेगा, वकील नहीं करेगा, कानागो नहीं करेगा, डीसी नहीं करेगा, आपके लिए कोई नहीं करेगा। तो आपके लिए कौन करेगा? आप खुद। अब आपका खुद अकेले अपने बच्चे के लिए काम करना ज्यादा फायदेमंद है या सारे मिलकर सभी बच्चों के लिए काम करें वो ज्यादा फायदेमंद है? अकेले महंगा ज्यादा लगेगा। लग ही रहा, देख ही लिया है ना। इकट्ठे में तो ऐसा गए है चुटकियों में काम होगा, मैंने देखा। तो अगर हम इकट्ठे लग के काम करें, इकट्ठे होने की अभी गांव की आदत खत्म हो चुकी है। जो लोग इकट्ठे होकर फसल भी कटवा दिया करते थे डंगवारे में, ब्याह भी निपटवा दिया करते थे इकट्ठे होकर डंगवारे में, वही भाईचारे में ही, जो बीमारी में भी सारा परिवार इकट्ठा हो जाया करता, जो जोड़ भी इकट्ठे लाग कर ना खोद दिया करते, जो अपने गांव का कोई सामान हो इकट्ठे करके कर दिया करते, वो आदत हो गई है खराब और वो आसानी से बनेगी नहीं। वो क्योंकि पिछले 10 सालों का 15 सालों का कचरा दिमाग के अंदर भरा हुआ है। पहले उस कचरे को दिखाना पड़ेगा कि देख ये सोच, ये बात कचरा है कि नहीं, बताना पड़े एक बार। क्योंकि सारे आदमी, आप गांव में जाओगे ना, मुझे तो 9 साल हो गए तो इसलिए मुझे क्लियरली पता है 9-10 साल कि 9-10 साल की इस यात्रा में मैंने देखा हर आदमी भरा हुआ है, भरा हुआ। तो अभी फिलहाल हमें पहली लाइन में ऐसे योद्धा चाहिए जो जाके उनकी गाड़ सुन सके, जो उनकी सुन सके। यानी वो भरा पड़ा है, उन्हें जाके बस थोड़ा सा छेड़ दो, अरे नाश होगा, उनने न्यू कर दिया, उनने न्यू कर दिया, भाई ने न्यू कर दिया, सास ने न्यू कर दिया, रिश्तेदार ने न्यू कर दिया, इन पड़ोसी ने न्यू कर दिया, इन छोरा ने न्यू कर दिया, बाबू ने न्यू, चाचा ने न्यू, सारा के बारे में भरा पड़ा हो। एक बार जाके उसकी सुननी पड़ेगी। यह पहला स्टेप है हमारा। जब हम अपनी ट्रेनिंग करा कर हमने जेएसएम की, तो हम बताया करा कि पहले नंबर पर तो भड़ास निकलेगी। जब भड़ास निकल जाए, जब बंदा खाली हो जाए, फिर सुनना तैयार होगा। फिर उससे न्यू पूछना पड़ेगा, भाई दो ही रहा है, जो हो रहा है इसको चलने दें या कुछ बदलने की दिशा में प्रयास करने की बात करें। शुरू में तो बात ही कर सके, भाई इवाजा आया आपके गांव में, बात ही करना है फिलहाल, तो आज तो बात ही करेंगे। इवाजा उस गांव के ऊपर काम करने की, मैं क्यों करूं भाई गांव में, आपके गांव पर काम? अगर मैं करूंगा तो दुकानदारी बनानी पड़ेगी। मैंने वो चीज मैंने कहूंगा भाई मैं मानस ले आऊंगा, उनकी दिहाड़ी लागेगी, उनके पीछे लागेंगे, तो गांव इकट्ठा करके मैंने पीछे दो, चलो तो मैं न्यू करूंगा। इसका मतलब धंधा बन जाएगा, है ना। अगर मैं करूंगा तो मुझे इसको बिजनेस बनाना पड़ेगा। अगर गौरव अकेला करेगा, क्यों भाई वो गांव का ठेकेदार है, उसके भरोसे गांव पैदा हो रहा। अकेला कोई भी करे, गांव का कोई भी अकेला व्यक्ति करे, क्यों करे भाई वो? जब वो आपके बच्चे के लिए भी हो रहा है, आपके लिए भी हो रहा है, आप क्यों नहीं करो? आप कम से कम कुछ कर नहीं सकते, पार्टिसिपेट तो करो। जो गलती है उस पर बताओ गलत क्या है, बताओ ठीक कैसे करना है, बताओ क्या चीजें ठीक करनी है, अरे कुछ तो बताओ। तो हमको क्या करना पड़ेगा? गरीब से गरीब आदमी को भी इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा। क्यों जी? ये सारे एसटी एक्ट दर्ज रहेंगे। मेरे गांव में भी मुकदमे हो रहे हैं एससी एसटी एक्ट के, आपके में भी हो पाएंगे किसी न किसी के खिलाफ। नहीं हो पाओगे, बच रहा होगा तो आग गौ जाएंगे, जब ना रुके तो। आसपास भी हो रहा है। समाज को तोड़ने के लिए कानून बनाने वाले लोगों को, कानून बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग मिलती है बाजार से। बाजार पूरी साइकोलॉजी, आपको मालूम नहीं है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में
जब सिगमंड फ्रॉइड जैसे लोगों की रिसर्च को जब सीआईए ने इस्तेमाल करना चालू किया, वो सारी की सारी रिसर्च की फंडिंग रॉकफेलर फाउंडेशन किया करता था। म्यूजिक के ऊपर, साउंड के ऊपर जितनी रिसर्च थी, सारी की फंडिंग रॉकफेलर फाउंडेशन किया करता था। यूनिवर्सिटीज जितनी खुली पूरी दुनिया में, जिनमें एडमिशन करा के बड़े राजी हो जाते हैं हमारे आजकल के नौजवान, उन यूनिवर्सिटीज का सिलेबस जो बनता है, जो सीबीएसई का सिलेबस है, जो दूसरी बार की यूनिवर्सिटियों का सिलेबस है, सारा रॉकफेलर फाउंडेशन तय करता है। इसका मतलब आपका बच्चा पढ़ने के बाद कैसी सोच बनेगी, वो सारी सोच बचपन से कचरा डालने का काम कौन करता है? रॉकफेलर फाउंडेशन। WHO को फंडिंग रॉकफेलर फाउंडेशन देता है। WHO ही MBBS का सिलेबस तय करता है। MBBS के सिलेबस से डॉक्टर बनते हैं। तो जितने डॉक्टर हैं, जितनी नर्सेज हैं, जितने आंगनबाड़ी वर्कर, जितने आशा वर्कर, सारे के सारे रॉकफेलर फाउंडेशन के एजेंडे पे काम करते हैं, जाने में या अनजाने में। उनको पता ही नहीं है कि वो समाज का नाश करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सारे मास्टर जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ऐसा सिलेबस जिसमें बच्चा जिंदगी के लिए तैयार नहीं हो रहा, उसको फंडिंग कौन कर रहा है? रॉकफेलर फाउंडेशन। कैसे पता लगेगा? WHO की स्थापना किसने की? बोला भाई फ्लेक्सनर रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पर हुई। फ्लेक्सनर रिपोर्ट का अध्यक्ष कौन था? अब्राहम फ्लेक्सनर। अब्राहम फ्लेक्सनर जो था, वो फ्लेक्सनर कमीशन जो था, वो रॉकफेलर फाउंडेशन की फंडिंग से बना था। तो घूम फिर कर जड़ देखोगे तो वहीं पाएंगी। जूस हैं ये, जूस इजराइली हैं ये सारे के सारे, यहूदी। जब सारी बीमारी की जड़ देखोगे तो यहूदियों की मिलेगी। और आजकल तो एक आदमी तो ऐसा है, तड़ी पार का दोस्त है, जो वो तो कह रहा था कि यहूदी हमारे बाप हैं। वो कह रहा था ना, हाँ। हमने कहा तब तेरा बाप होगा, देश का थोड़ी है। बताया था उसने, दामोदर था। बताया तो है, बकेंद्र दामोदर दास गोभी। हाँ जी, समझ में आई बात? हाथ खड़ा करने वाले हो गए हैं? लग रहा है किस किस का लग रहा है कि बहुत हो गया, ओवरडोज हो रही लग रहा है कोई सा? बच रहा हूं, चलिए बाल मैं तोड़े कर दिन निपटा दूंगा, चिंता ना, सबको निपटा देंगे। देखो, आज हम सिर्फ बात करने के लिए आपके बीच आए हैं। जैसे शुरू में मैंने बोला था, इस बातचीत को बीज रूप में मानो आप, कि बीज डला कि भाई पढ़ाई भी गलत पढ़ाई जा रही है, मेडिकल साइंस भी गलत दिया जा रहा है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी गलत। अब हिस्ट्री देख लो आप, बीए किस किसने करी? हाथ खड़ा करो जरा। बीए कर रखी ना? अब ये बीए करे हुए लोगों से पूछ के देखोगे, फाइनल ईयर तक युद्ध के अलावा इन तक कुछ नहीं पढ़ाया जाता। युद्ध 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 युद्ध। अरे भाई, हमारे लोगों को, हमारे बुजुर्गों को हिस्ट्री में, इतिहास में प्यार से रहना नहीं आता था क्या? सुख शांति से परिवार कैसे चलाते हैं, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है क्या? हमारा इतिहास ही नहीं है क्या? अरे भाई, लोहे इतने बड़े बड़े किले कैसे बना दिए, ऐसा हिस्ट्री में कहीं नहीं है क्या? कौन था वो शिल्पकार, कौन थे वो मेटलर्जी वाले, कितनी कलाएं हुआ करती थी, क्या तरीका था, उस पर कोई चर्चा नहीं है यार। अपने पास पूरा सिलेबस तैयार है। मैं आपको बताऊं, पूरे गांव में किसी बच्चे का किसी से कोई कंपटीशन नहीं होगा, इसकी गारंटी। जो काम के लिए उसको तैयार किया जाएगा उसमें वो खुश रहेगा, इसकी गारंटी। भूखा नहीं मरेगा, इसकी गारंटी। और जितना भी होगा, समृद्धि गांव के गांव में रहेगी। भाई, अपना पैसा हमको यह कहना है, इनका बच्चा जो कर रहा है, इनका बच्चा जो कर रहा है, अगर ये इसका पैसा इन पर, इनका पैसा इन पर, तो कौन गरीब हो? या हो ही नहीं सकता गरीब कोई। भाई, ज्यादा से ज्यादा एक पीढ़ी को संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों जी? और वो तो करना ही पड़ेगा। ये हर दौर का रास्ता है। जिस पीढ़ी ने खुद संघर्ष किया, उनके बच्चे थोड़े बड़े लेवल पर पहुंच गए। और अगर उन्होंने अपने बच्चों को भी संघर्ष करना सिखा दिया, तो उनके बच्चे उससे भी ऊपर जाएंगे। अगर उन्होंने संघर्ष करना सिखा दिया तो और ऊपर जाएंगे। जिस पीढ़ी ने अपने बच्चे को बिल्कुल मॉम्स बुआए बना के पेश कर दिया कि मांगते ही सब कुछ मिल जाए, पहनने को सुथरा मिल जाए, मेहनत कराए ना, सुबह उठाए ना, घर का काम में मदद ना कराए, उनकी सबकी औलाद निकम्मी। फिर बाबा अपना गाड़ दे का आखिर मैंने को तो ना मार खातर कराई के था।
जिन जिन ने अपने बच्चों को ऐसा किया उनके सबके बच्चे देख लो ध्यान से, जो अपने बच्चे को सब कुछ रेडीमेड दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमने स्ट्रगल किया इसको ना करना पड़े, उनका बच्चा सबसे जिद्दी, सबसे बदतमीज, सबसे वाहियात, सारा दिन फोन पे, टीवी पे, कचरा, गंदगी, यही है बस। ना हो तो बताओ, आसपास नजर दौड़ा के देख लो। और जिन्होंने अपने बच्चों से मेहनत करवा ली अपने साथ लग के, खेत में जा रहा है तो खेत में ले गया, डंगरों का कर रहा है तो डंगरों का करवा लिया, जिसने जो अपने बच्चों से जो अपना खुद काम कर रहा है उसकी इज्जत करी खुद, और बच्चे को भी सिखाया कि ये काम अच्छा होता है, वो बच्चे जिंदगी के अंदर संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटेंगे। और जिसने संघर्ष किया वो अगली पीढ़ी को बेहतर बना लेंगे। तब अपने पास ऑप्शन एक है, खुद भी संघर्ष करना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है कि ये, या जो चल रहा है सरकार अपने आप कर देगी सरकार, वो आपके लिए नहीं करेगी, ये तय है। तो मतलब आपके बच्चों के लिए और आपके लिए आपको खुद करना पड़ेगा, खुद करने के लिए समझना पड़ेगा, समझने के लिए टाइम ही देना पड़ेगा, टाइम ही चाहिए। और अपने गांव के लिए चाहिए, हमारे लिए नहीं चाहिए, हमारे गांव के लिए चाहिए, हमारे संगठन के लिए, किसी के लिए नहीं चाहिए। कोई नहीं मांगता आपसे टाइम। हम क्या कह रहे हैं, हम आए हैं आपके पास गांव में, हम आपसे बात करने आए, आप तो कम से कम अपने गांव से बात कर लो। भाई आप गांव में 10 बच्चे तैयार हो गए या 15 बच्चे तैयार हो गए, तो एक काम कर लो यार, गांव में अपने घर पकड़ लो, 800 घर हैं, 10 जनों के हिस्से में कितने आवेंगे, 80 घर आवे यार पर आदमी के हिस्से में। 80 घरों में जाकर एक घंटा उनका मगजमारी खाया जाओ। पहली बार में तो किसी का समझ में नहीं आना, मैं बताऊं, सुनना सुनाना धक्केता पड़ेगा, पहले तो धक्केता है, किसी को नहीं पल्ले पड़ेगा, यह कन्फर्म है। आज भी यहां से जाने के बाद मैक्सिमम लोग आप में से जो पहली बार आए हैं 90% तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मैंने पता है। आओ समझ गए ना। लेकिन जो 10% हैं वही हमारी उम्मीद है बस, जो उनसे नहीं कहेंगे ना भाई करांगे, हमें करना पड़ेगा। और हमें भी इस तरीके से करना पड़ेगा कि ठेकेदारी नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, जितनी समझ हमें है हम आपको देंगे, जितनी आपको आंधी चली जाए वो आप आगे ट्रांसफर करते चले जाओ। फिर जैसे ही इधर से माड़ आएगा, जो कर नदी है, नदी क्या क्या करे, नदी अपना दे दे खेत में और आ जाए पीछे से पानी, है ना, वो ऐसे नदी चलेगी तो अंदर होगा, जैसे देना बंद कर देगी बांध बनते ही रुक जाएगा, पीछे दाना बंद खत्म। तो सिंपल सा फंडा है, समझ आंधी चली जाएगी आप आगे देंदे जाओगे, आगे तांदी जाओगे देंदे जाओगे, नहीं दोगे वहीं रुक जाएगी, आप अभी अपना बैठ जाएंगे। फिर कुछ नहीं होता भाई। ये नाश इसीलिए हो गई क्योंकि आगे समझ नहीं थी, लोगों ने ये मान लिया कि आपा ठेकेदार बन जा और सारे देश ने, सारे गांव ने नुका दे, अगर कोई तुम हमारा साथ तो हम करेंगे। हम नहीं करेंगे भाई, कोई नहीं करेगा। क्यों करे भाई कोई, आपके गांव के लिए कोई क्यों करे बाहर का मानस, और फिर आपके बच्चे के लिए गांव का ही दूसरा मानस क्यों करे, जब तो कर सके, जब आप उसके बच्चे के लिए करो तो वो आपके बच्चे के लिए कराए। तो ये लाभ का सिद्धांत पहले झटके पे आपको समझना पड़ेगा। समझ गए, लाभ का सिद्धांत कि भैया कोई भी आदमी आपके साथ केवल तब आएगा जब आपके साथ आने से उसको लाभ होगा। तो अब गांव में जब जाओगे उनको सबसे बड़ा लाभ आपको यही बताना है कि भाई हम सब बच्चों के लिए करेंगे। कोई कहेगा नहीं हो सकता, कोई कहेगा होना चाहिए, कोई कहेगा हो सकता है, कोई कहेगा चलो मिलके करते हैं। तो पहले एक बार चिल्ला चिल्ला के ढिंडोरा पीट के हमको गांव को बताना पड़ेगा कि सुनो 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 गांव वालों, हम जनता सरकार मोर्चा के लोग या हम संधाड़ी के लोग या हम इस गांव के लोग, हम चाहते हैं कि जल जंगल जमीन जानवर का फैसला हम खुद लें। हम चाहते हैं कि रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था को दोबारा से स्थापित किया जाए। हम चाहते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद का नाश, पूंजीवाद का पूंजी के आधारित पैसे पे आधारित सब खत्म हो जाए। अगर पैसे पे आधारित शिक्षा होगी तो केवल अमीरों के लिए रहेगी, केवल अमीर पढ़ पाएंगे। इसलिए गांव में हमको इस बात पर तैयार करना पड़ेगा गांव को कि गांव का प्रत्येक बच्चा शामिल किया जाए। गांव के गरीब से गरीब आदमी के बच्चे ने अगर नशा लेना चालू कर दिया तो वो अगले कदम पर ढूंढेगा कि मेरा अगला ग्राहक कौन हो सकता है, और नशा खरीदने के लिए पैसे वाले का बच्चा सबसे बढ़िया ग्राहक है। यानी गरीब आदमी का बच्चा गलत रास्ते पर चला गया तो अमीर आदमी का बच्चा खतरे में उसी टाइम आ जाएगा। ध्यान देना,
इसलिए आप छोड़ नहीं सकते किसी भी बच्चे को। छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ सकते। अगला चाहे आपके साथ आओ चाहे ना आओ, आपने उसका भला ही सोचना पड़ेगा, आपने उसका भला ही करना पड़ेगा, क्योंकि लौट कर वही आएगा जो भेजोगे। जिस तरह के आप भावना भेजोगे वैसे ही लौट के आएगी। तो यदि आप दूसरों का भला करने के बारे में सोचोगे, केवल तभी हमारा हो पाएगा। यही एकमात्र सिद्धांत है प्रकृति का। और यदि इस सिद्धांत पे हमने काम नहीं किया, केवल बात की, तो भी ये यहीं रुक जाएगा। तब आप लोगों से गुजारिश मेरी इतनी सी है कि आज की इस सभा को अगर आपने कामयाब करना है तो पहले नंबर पर आप अपने अपने गांव में अपने जैसी सोच के लोगों को ढूंढिए, फिर बैठकर चर्चा कीजिए। चर्चा करने का दौर आज यदि शुरू करोगे, ये मैं आपको पहले से इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और कहते हैं कोई नहीं सुनता। लेकिन ये नियम है प्रकृति का, लॉक इन पीरियड 3 साल है। अगर ये विचार मन में आ गया है कि अब हम गांव से बात करेंगे, तो आज ये मानकर चलो कि अगले कदम पर 3 साल तक बोलना पड़ेगा। यानी कि गौरव ने जब अपने गांव पर काम करना चालू किया तो समझो 3 साल बाद गांव में उसकी बातचीत का असर दिखना चालू होगा। हमने भी ये बात 4 साल 5 साल पहले बात चालू करी थी, तब जाके अब दिखना चालू हुआ है। आपको ये एक दिन की बातचीत में थोड़ी आ गए हो यहां घर से उठ करके, क्यों जी? यहां इसका मतलब यह हुआ, कोई भी बदलाव होने में 14 से 15 साल दिखने वाला बदलाव, और किसी भी आदमी की तक बात गांव तक जाने में 3 साल। अगर आपने इतना सब्र कर लिया तो आपको देखोगे कि पूरे गांव की सोच अगले 2 साल में, मतलब अब 3 साल नहीं लगेंगे, अब तो अगर गांव पे काम करोगे 6 महीने में पलटा लग जाएगा। क्योंकि हमारी मेहनत, इन साथियों की मेहनत भी तो ऐड हो जाएगी ना गांव में। ये तो सारा ना लगाइए ना, वो अकेला अगर गौरव करता तो 3 साल लगते, लेकिन अब इतने सारे साथियों की मेहनत क्योंकि ऐड हो गई है, तो अगले 6 महीने में आपको गांव की सोच में बदलाव दिखना चालू हो जाएगा। उससे पहले बात करना बंद नहीं करना बस। इसीलिए हम बात करना बंद नहीं कर रहे। चाहे कोई सुनो, चाहे कोई ना सुनो, चाहे कोई करो, चाहे कोई ना करो, चाहे कोई साथ दो, चाहे कोई ना दो, चाहे कोई हमारी मीटिंग में आओ, चाहे कोई ना आओ, चाहे हमने कोई पागल को, चाहे हमने कोई पॉलिटिशियन को, चाहे हमने कोई बिजनेस करने वाला को, चाहे हमने कोई कुछ ही को, हमने मतलब हमने ठीक करे, हमने तो बोलने का मतलब न्यू बता दो, गलत के बोला बस इतना बता दो, बाकी हम के करा मान्य तन के मतलब भाई है। क्यों भाई? आपने करनाल जाना और मैं आपने बिठा लूं और आप पूरा रास्ता न्यू सोची जाओ इसने मैं क्यों बिठाया था, इसका कौन को फायदा होगा पक्का। अरे हो जनते तना करनाल जाना था तो गाड़ी मिल गई यार, बैठ अपना निकल। इतनी टेंशन क्यों ले रहा कि मैंने क्यों बिठाया है? इसी टेंशन में मर रहा सारा गांव। मैं जब गया मैंने भी बोला इसका क्या फायदा है। अरे किम्मे होतने के मतलब है तेरा नुकसान के नहीं तो बता दे, तेरा तो फायदा ही है जिसका भी है। लेकिन ये नहीं समझ आ पाएंगे हम, जिनका लो लेवल की सोच है उनको ये बात कभी नहीं समझा पाएंगे, पर जिनका लेवल है किस लेवल का उनको बात समझ में आ जाएगी। आज नहीं आवेगी, कदे भी आ जाएगी, क्योंकि वही बात है, हमने बीज डाला है, अंकुरित तो होगा। जिस दिन मौसम फेवरेबल होगा, जिस दिन कंडीशन फेवरेबल होंगी, जिस दिन हमारे लिए जमीन तैयार होगी, उस दिन ये बीज फूट के पौधा भी बनेगा और ये पौधा फिर कल को बरगद भी बनेगा जो पूरे गांव को छांव भी देगा। इसी उम्मीद में हम लोग लगे हुए हैं। अब मुझे सिर्फ इतनी बात समझनी है कि मैं किधर नगर ऐसा परफॉर्मेंस यूपी बनाता यूपी वाले न्यू देखी जा मेरी गानी। अब मैं यूपी वालों की तरह तो बोलता नहीं, मैं हरियाणा वालों की तरह बोलूं। यूपी वाले ऐसे देखी जा मेरी तरफ। अब मन डर लगे रहा है, मैं पता नहीं क्या करा, कदम मार के बात जाए। मैं क्या करूं, मैं डरा डरा था बोलूं फिर। तो
अगला पॉइंट ये आता है कि आप सब लोगों को ये देखना पड़ेगा कि भाई पहले तो मुझे आप ही बता दो कि आप में से कितने लोग अपने अपने गांव पे थोड़ा या ज्यादा काम करने को तैयार हो सकते हैं? बताओ जी। अच्छा देखो कमाल की बात, देखो कमाल की बात क्या है, कुछ लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया। अब जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो बताओ कौन कौन है? हाथ खड़ा करो अभी में, जिन्हें नहीं करा था। आपने भी नहीं करा था, है ना? अब मैं आप में से कोई 2 लोग बुलाना चाहूंगा। आप आ जाओ, टोपी वाले भाई साहब, आप आ जाओ जी, आप भी आ जाओ, आप भी आओ, आगे आओ, और आप भी आ जाओ जिन्होंने नहीं, जिन्हें हाथ खड़ा नहीं किया था। आप भी आओ, आपने भी नहीं करा था। ये आप भी आओ। हाँ अच्छा अच्छा, हाथ उठता नहीं, थक रहे हैं। एक मना नहीं बताओ, आप आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। अब मैं क्यों बुला रहा हूं? देखो मेरी बात को समझना आप, ये बहुत साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल बात मैं आपसे बता रहा हूं कि ये मैंने 3 लोग सैंपल आए हैं हमारे, जिन्हें नहीं ठहरा उनके उम्र के हिसाब से मैंने कहा। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने मतलब क्या सोचा कि मैं, मतलब क्या आपको लगा कि आप सोसाइटी में कुछ काम नहीं कर पाएंगे? जब तक हमें पूरा ज्ञान नहीं होगा इस बारे में हम आस में। ठीक है, अब आप बताइए। गांव से दूर रहते हैं। मैं गांव में रहता ही नहीं, 5 साल से रहता। देखा, अब आप बैठ जाइए। देखो भाई यही है क्या, अब बस हो गया अपना काम, मेरा काम हो गया। इसको समझिए आप, मतलब आप ये इन लोगों को क्या लगा कि अगर हाथ उठा लिया तो गांव में जाना पड़ेगा। इनको क्या लगा कि बात समझ में आने से पहले अगर हाथ उठा लिया तो करना पड़ेगा, और मैं नहीं कर पाया तो मेरा हाथ उठाना बेमाने हो जाएगा। अब आपको सवाल दोबारा से कर रहा हूं मैं कि आप में से कौन कौन अपने गांव पर काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं? तैयारी होना करने की तो बात ही नहीं करी थी मैंने। हाँ बात नीचे करो, सुनो। अब ये तैयार हो गए। अब तैयार होने के बाद इनको अपने गांव पर काम करने के लिए गांव में जाना पड़ेगा। ये किसने कहा? मैं जहां रहता हूं वहां रहकर मैं अपने गांव पर काम नहीं कर सकता, ये किसने कहा? आपको अपने गांव पर काम करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मैंने 2018 में अपने गांव पर काम करने के लिए मिशन शुरू किया। 2016 में मेरे को समझ आ गई, मेरा कोचिंग सेंटर था बहुत बढ़िया, और मैंने सोचा कि अब मैं अपने गांव को बदल के रख दूंगा। नया नया क्रांतिकारी था भीतर में, नया नया होया करा ना, जो काल नहीं पलट देंगे दुनिया। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर गांव से बात करूंगा। 2016 में चलता फिरता इंस्टीट्यूट जमा फिट चल रहा, 2-2 लाख रुपए एडवांस फीस ले रखी। 5 लाख रुपए फीस होती थी एक बच्चे की, 100 बच्चों की फीस एडवांस आई हुई थी। 2 महीने पढ़ाने के लेता था मैं 5 लाख रुपए उन दिनों में, और 2 साल की एडवांस बुकिंग होती थी। एडवांस फीस आ रखी। एक मिडिल क्लास फैमिली, मेरे हिस्से में 1-1.5 किला आवा है सिर्फ। मैं मतलब बहुत छोटे परिवार, मतलब गरीब सही परिवार का आदमी हूं, कुछ ज्यादा अमीर परिवार में से नहीं हूं, और नौकरी छोड़ गा रहा, दुनिया में मेंटल को आ रखा। और मेरे को बात समझ में आ गई, तो मैंने क्या सोचा कि गांव को बदलेंगे। फीस आई पड़ी है। जब बात समझ में आई, फीस आने के तीसरे दिन समझ में आई। अब 100 लोगों के 2-2 लाख रुपए आ रहे, कितने हो गए? 2 करोड़ रुपया। एक मिडिल क्लास फैमिली में 2 करोड़ रुपया इतने ज्यादा होते हैं, मैंने जिंदगी में अपने पहली बार देखे। और मैंने तो, मैं सही बताऊं, पूरा रिफड़ के देखे, जिस तरह पूरा चौड़ा होकर देखा अगर है ना, जो तो मेरे हैं, मैंने कमा रखे हैं और अब मैं दुनिया को साबित कर दूंगा, ऐसा करके फीलिंग आती थी। लेकिन समझ में आया कि ये पैसे तो सिर्फ, इस पैसे से तो सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि 5 लाख रुपए 2 महीने की फीस नॉर्मल आदमी तो नहीं दे सकता, गांव वाला। तो मेरे दिमाग में आया कि गरीब आदमी को अगर मेरे से अपना बच्चा पढ़वाना पड़ेगा तो उसने तो अपने, क्योंकि एक बंदा अपना मकान बेच के
बयाना दे के आ रहा मेरे पे अपनी फीस ले गए। वो मैंने देखा साइकिल पे जाता तो मेरे दिमाग में घंटी बजी कि यार ये साइकिल पर आ रहा 5 लाख देवेगा। तो पूछ लिया मैंने उससे, उसने बताया जी मैं तो अपना एक 75 गज का मकान था, मैं तो एक फैक्ट्री में काम करा करूं, मैं तो उन्हें बेचूंगा लेकिन बच्चा आपके पास पढ़ेगा। तो मेरे एक बात समझ में आई कि जो गांव का आदमी है, जो जिसकी जड़ें गांव में है, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार है कि उसका बच्चा कामयाब हो जाए। और मैं सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे लगा कि नहीं, गांव के लिए काम करेंगे, जिस गांव से उठ के आया हूं वहां के लिए करूंगा। तो गांव में गया, गांव के लोगों ने, मतलब सरपंच साहब ने इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि हमने वोट नहीं किया था, हैं? दूसरे लोगों ने इसलिए सपोर्ट नहीं किया, सरकारी स्कूल वाले बोले जी सिस्टम नहीं अलाउ करता, प्राइवेट स्कूल वाले बोले जी हम रिस्क नहीं ले सकते सिलेबस आपके हिसाब से बदलने का। पड़ोस में गए वो बोले काल तो कस नहीं पार यहीं फिरा करता भी ज्ञान देवेगा मन। पड़ोसी चाचे ताऊ मैंने कहा अच्छा ये भी इसकी सुननी पड़ेगी, कल तो यहीं फिरा करता हो। तो मेरी सुनी नहीं किसी ने। थोड़े बहुत जो सामाजिक से लोग थे उनके बीच गया तो मैं बोले अच्छा सरपंच का इलेक्शन लड़ने की सोच रहा है मैं यार इतनी सी सोच है बस उनकी। मैं कहा यार कैसे समझाऊं इनको, नहीं समझ में आया। एक यार दोस्त था जो सुन रखा था, उनके गांव में चला गया, उनके गांव में गया, फिर दूसरे गांव, उसी गांव से दूसरे गांव का बंदों का नंबर लेकर उस गांव में चला गया, फिर और गांव में गया, आस पास के गांव में चला गया। फिर एक सरकारी स्कूल के मास्टर जी संपर्क में आ गए। वो कहने लगे मैं अपने स्कूल में करना चाहूँ। वो स्कूल का हेड मास्टर थे बाई चांस, वो अपने स्कूल में करने के लिए मेरे पास आ गए। मैंने कहा मैं सिखा दूंगा। पूरा सिखाने के चक्कर में मैंने प्रैक्टिकल करने के लिए उनको मैं अपने असंध में लेकर आसपास के 10-20 गांव में प्रैक्टिकल करवा दिया उनका। गांव वालों से चर्चा करो, वहां पहले देखो गांव वाले क्या सोच रहे हैं। वो गांव वालों से बात करते करते सारे आसपास के 10-12 गांव के लोग इकट्ठे करके एक जगह बुला दिए। वहां 1000-1500 लोगों की बड़ी रैली सी टाइप होगी। वह रैली होते ही एमएलए के पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, तो एमएलए का चुनाव लड़ेगा। मैं बोला यार मैं नहीं लड़ता कहीं का भी। उन्हें एसपी डीएसपी तक हम नए थे, क्रांतिकारी थे, डर दिया कर दिया। डीएसपी का फोन आया तो मैं डर गया, मैं यार मैंने कुछ गलती कर दी के ये तो हम अपने आप देख लेंगे तो आ जाए। तो उस टाइम पे तो मैं डर गया, मैंने सोचा यार भी यहाँ तो काम नहीं होने का। फिर मैं दूसरे गांवों में जाने लग गया। फिर वो जो मास्टर जी आए थे उन्होंने अपने गांव में न्योता दे दिया कि मेरे गांव में करते हैं हम। जैसे अभी इसने गौरव ने अपने गांव का दिया संधाड़ी का कि भाई मेरे गांव में करते हैं। तो उस मास्टर जी ने जब अपने गांव का दिया तो मैंने पूरी टीम को तैयार करके ट्रेंड कर गांव में उतार दी कि भाई इतना टाइम लगाना हर घर पे और समझा के आओ। उन्हें न्यू कह दो जब समझ में ना आवे ना तो उन्हें न्यू कह दो कि फलाने दिन वहां पिपल वाले ग्राउंड पर, मतलब वहां जो ग्राउंड का नाम था, मैं वहां आना है और सारा गांव वहां आओ। वो बाय चांस गांव का बात पता नहीं कैसे पल्ले पड़ी, सारा गांव इकट्ठा होगा आ गया। आके बात सुनी उन्हें लगा यार डॉक्टर साहब बात तो ठीक कह रहे हैं और ऐसा तो होना चाहिए और हम अपने गांव के लिए करांगे। तो मैंने इनवाइट कर लिया, मैं कहा सारा गांव खड़ा है, अब जो बच्चे जो भी नौजवान अपने गांव के लिए काम करना चाहते हैं। क्या टूट रहा है, आवाज टूट रही है, कट रही है। तो मैंने कहा कि भाई जो भी लोग, इसने दे बदल के दे दे। मैंने कहा कि जो भी अपने गांव पे काम करना चाहते हैं तुम आ जाओ और नाम लिखवाओ यहां कि हम अपने गांव पे काम करना चाहते हैं। तो जैसे आपने कहा कि पूरी बात तो समझ में नहीं आ रही, तो मैं कहा पहले पूरी समझावांगे, ठीक है ना। भाई जो करना चाह रहे हैं उन्हें पहले समझाएंगे कि जो खुद आगे आकर के ये कहते हैं कि हम करांगे, पकड़िए। तो भाई उनसे बातचीत करी, बातचीत करने के बाद में ऐसा बन गया कि 63 लोगों ने अपना नाम लिखवा दिया 63 उस रजिस्टर में कि हम करना चाहते हैं। रजिस्टर में 63 लोगों के नाम। मैंने कहा एक काम करो, या मेरी बेसिक ट्रेनिंग है या पूरी कर लो। 63 लोगों को मैंने एक एक करके सबको ट्रेनिंग दी कि घर बैठ के करनी है, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं। एक बार इन्हें समझो, अगर यह समझ में आ गई तो आगे बात करेंगे। भाई घर बैठ के करने में क्या दिक्कत है, सुनना ही तो है खाली, और क्या करना। सुनने में तो कुछ नहीं जानता, सुन लो, थोड़ा बहुत लिखा जाओ लिख लो। अगर आप अनपढ़ हो तो अपने बच्चे पे लिखवा लो, किसी पे, वो भी लिखेगा तो उसके भी समझ में आओगा। पढ़े लिखा आदमी कोई ना कोई घर में मिल जाएगा। हमारे पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए अपने रजिस्टर में, बस, और कुछ नहीं चंदा में आपके पास होना चाहिए, मतलब। क्योंकि वीडियोस तो कभी भी उड़ जाएंगी, लेकिन जो
समझ है वह वहीं पड़ी रहोगी, कोई किसी किताब में नहीं है, ये कहीं नहीं है, ये कोई नहीं मिलेगा आपको पूरी दुनिया में। ये फर्स्ट हैंड है, इस पर रिसर्च करके काम करने वाला मैं पहला आदमी हूं इंडिया का। तो ये जो माड़ में देने लग रहा हूं ये कहीं नहीं मिलेगा। तो यही चीज है, तो मैंने कह दिया अपने पास रखो इसको, इसकी बजाय कि अब मेरे ऊपर निर्भर हो जाओ, आपके पास हो जाएगा ये सारा सौदा। तो वो मैंने ट्रेनिंग दे दी। 63 बच्चों में से लास्ट में 6 बच्चों ने फाइनल, 6 बच्चों के पूरी हुई, बस 63 में से 6 की पूरी हुई। मैं उन 6 के 6 को 4 दिन अपने साथ रखे मैंने, मैं 4 दिन तक दिन रात मैं उनसे बात करता रहा। उनके जितने डाउट थे, जितनी बात थी कि यह कसर रहेगी, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इस पे कैसे करेंगे, सारी टोटल चर्चा करी और उन बच्चों को समझ में आ गया कि जी कति सही है। अब 6 तो वो हो गए जो पूरे ट्रेंड है, गांव में जाकर 6 उनको वो मिल गए जिन्हें आधी आधी कर रखी थी, तो 12 बच्चे हो गए गांव के, और गांव के ऊपर काम करना चालू किया। हमने पहला मॉडल दिया कि हम सबसे पहले काम करेंगे सरकारी स्कूल के ऊपर। सरकारी का मतलब यह हो गया क्योंकि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब आदमी के पढ़ते हैं। अब गांव को हम बताएंगे कि हम सबसे पहले निचले से शुरू करेंगे, गरीब आदमी से। हमने एक एक करके बच्चे को, क्योंकि हेडमास्टर हमारा टीम में शामिल थे, हेडमास्टर साहब, तो वो हमने सब बच्चों के वो करना चालू किया कि भाई सब बच्चों का एनालिसिस करो, सारे बच्चों का टेस्ट करो, उनकी रिपोर्ट तैयार करो। रिपोर्ट तैयार करके मैं तुम लोगों को वो सिखाऊंगा कैसे काउंसलिंग करनी माँ बाप की, माँ बाप को बताएंगे हम। अगर आपका बच्चा मान लो 10 साल का है और मैं आपके बच्चे से एक भी सवाल पूछे बिना, आपसे एक भी सवाल पूछे बिना आपके बच्चे के बारे में सब कुछ बता दूं, पिछला कि ये जीवन कैसे जिया है, क्या इसको अच्छा लगता, कैसा इसका व्यवहार है, इसका मतलब मैं उसके दिमाग को समझ गया आपसे पूछे बिना। इसका तो ये मतलब है ना भाई, अगर मैं उसके दिमाग को समझ गया तो इसका मतलब है कि मैं ये भी बता सकता हूं कि इसके दिमाग को क्या चाहिए। और अगर मैंने ये बता दिया इसके दिमाग को क्या चाहिए, तो आपने क्या करना है, सिर्फ वो माहौल ही तो देना, अपने आप तैयार हो जाएगा बच्चा। क्योंकि जो चाहिए वो मिल गया तो बात खत्म, बस अपना कोई काम नहीं। माँ बाप का और कोई रोल नहीं है। माँ बाप का रोल है अपने बच्चे को उस माहौल में रखना जिस माहौल के लिए वो पैदा हुआ है, बस। कुदरत ने जो काम करने के लिए भेजा बस उस दिशा में लगा दो। जैसे अगर आपका बच्चा पैदाइशी स्पोर्ट्स पर्सन है ना, तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको ग्राउंड में छोड़ दो, सिर्फ कोच दे दो बस उसको। चाहे कोच कितना ही निकम्मा हो, वो बालक कुदरती पहलवान बनेगा। चाहे वो किसाए हो, कुदरती बनेगा, क्योंकि वो है कुदरती है। किसी बच्चे में टेक्निकल दिमाग है ना, उसने मिस्त्री द्वारा छोड़ दो, वो देख देख के सब सीख जाएगा, कुछ नहीं जरूरत करने की। अगर कोई बच्चा पैदाइशी उसके अंदर कोई टैलेंट है ना, आप केवल देखा होगा आपने, किसी बच्चे ने पहले कभी एक बार भी गाड़ी नहीं चलाई थी, लेकिन जिस दिन पकड़ेगा ऐसा लगेगा तो बहुत बड़ा, तो यार पहले से सब कुछ सीखा हुआ है, लगेगा ना। यानी जो उसमें नेचुरल है ना, एक आधा बच्चा खेलते हुए बॉल फेंक किया आपने, एकदम बॉल के ऊपर ही झपट्टा मारा है सीधे, मतलब उसके बॉडी में दिखता है कि लय है। कोई बच्चा नाचते हुए बॉडी में ऐसे लय दिखती है उसकी, तो बॉडी अपने आप ही उधर से तो म्यूजिक बजेगा और उधर से बॉडी हिलेगी उसकी, वो अपने आप है। तो वो जो बच्चे में अपने आप है, वो सिर्फ माहौल दे दिया काम हो जाएगा। अब जब हमने गांव के सबसे गरीब बच्चों को और उनके मां बाप को बैठा के और 2 घंटे उनको समझाया, मेरी टीम ने, मतलब जो गांव वाली टीम थी हमारी, वो गांव के बालक कौन थे पता है मैं आपको, वो गांव के बालक थे, कोई पार्किंग में काम करा करता 8,000 रुपए में। 2 तो बालक ऐसे थे जो तड़की की सांझ ने तारा करते, सांझ वाली तड़की तारा करते, इतनी पिया करते, डेड ड्रिंकर गांव में। उसका मतलब उसका दादा तो पूरे गांव के सामने ऐसे लंबा होकर मेरे पैरों में पड़ गया, दादी भगवान आ गए आप तो, मेरा बालक ने जब से आपके साथ आया है दारू का हाथ नहीं लाया। क्योंकि जो चाहिए वो मिल गया, तो फिर दारू क्यों पिएगा भाई। दारू पी रहा है दुनियादारी को भूलने के लिए, उस टेंशन से पीछा छुड़ाने के लिए। टेंशन किस वजह से है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, और जब समझ में आ गया क्या करूं, फिर तो याद ही नहीं आने की, ना भूख याद आवे, ना नींद याद आवे, ना दारू याद आवे, ना नशा याद आवे। और वो पूरे गांव में वो 6 बालक ऐसे थे जो या तो ड्राइवर थे या कुछ और करा करते, लेकिन बात उनका ऐसे टक टक समझ में आई। हमने गांव में रूल बना दिया, किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है उससे हम कोई पैसा नहीं लेंगे, किसी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है उनसे अगर काउंसलिंग करवाओगे तो 15,000 रुपए लेंगे।
और अगर मेरे से करवाओगे तो उस टाइम मेरा रेट 80,000 था मेरी अपॉइंटमेंट का, अब 1.5 लाख है। तो हमने कहा भाई डॉक्टर साहब से कराओगे तो इतने फीस है, और नहीं तो अगर आपका बच्चा प्राइवेट है, भाई प्राइवेट में आप फीस देने लगे तो मारता देने में क्या दिक्कत है भाई? हैं भाई गांव के बच्चों को देने में क्या दिक्कत है? गांव में भी हमने ये रखा कि भाई जितने भी बच्चे में थे या पैसा जो आवेगा मखा गांव में थे, इस पैसे से हम लोग नए बच्चों के लिए कोई भी माहौल बनावांगे, कोई कोच लाना होगा, कोई और फैसिलिटी लानी होगी तो वह लावांगे। उसमें से 50% पैसा तुम खर्च करोगे अपनी मर्जी से और 50% पैसा खर्च करोगे मेरी मर्जी से, मतलब वो मेरा अधिकार होगा कहां खर्च करना है, मतलब करना गांव पे ही है। मैं लेके जाता गांव से कोई पैसा, आज भी मैं आप लोगों को बोला हूं, अगर मैं गांव पे हम काम करेंगे, अपनी टीम काम करेगी, गांव से 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए। गांव को ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, टाइम, हमारा पैसे में कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं। आपने अपने गांव के लिए ही करना है, मेरे लिए आप नहीं कर रहे हो, ना मैं आपके लिए कर रहा हूं। मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं, आपने अपने बच्चे के लिए करना, बस बात खत्म, यहीं पर खत्म हमारा ये वाला। इस काम के बदले आपने मुझे कुछ नहीं देना, इस काम के बदले आपकी इज्जत भी नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, चाय नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपका इस काम के बदले। यो काम अपन न्यू कर रहे हैं। तो हमने जब करा तो 15 दिन में हमने सरकारी स्कूल के 350 बच्चों के मां बाप को बिठा के सबकी काउंसलिंग कर डाली। मतलब 15 दिन ज्यादा लगा था थोड़ा टाइम, लेकिन हमने वो पूरा कर दिया। उन बच्चों ने वो, हमने मां बाप से पूछा, वो बोले जी मैं तो गांव में नहीं रहता। किसी ने बोला जी, मैं बोला भाई न्यू बताओ, देखो तुम्हारे बच्चे के लिए हमने ये काउंसलिंग कर दी, इस काउंसलिंग की कीमत हमने रखी है 15,000 रुपए। अब आपको अपने बच्चे के लिए ऐसा ऐसा कोच लेना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ट्रेनिंग दिलानी पड़ेगी, ऐसा ऐसा ये काम करना पड़ेगा, और वो काम गांव की मदद से हम करवाएंगे। बोलो आप तैयार हो? गांव वाले बोला जी, वो जो बोला जी तैयार है हम तो। मैं कहा भी उसके बदले में बताओ क्या दोगे, क्योंकि 15,000 कीमत रखी हमने तो काउंसलिंग न करे। बोले जी हम तो गरीब आदमी, हम तो कहां दे देंगे 15,000, तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, जब 15,000 देना होंगे दो। तो मैंने कहा फिर क्या दोगे बताओ, फ्री तो नहीं मिलेगा। बोले जी मां करते क्या हो? बोले जी हम दिहाड़ी करें। तो दिहाड़ी दे दो, अगर दिहाड़ी करते हो तो दिहाड़ी दे दो। कहते दिहाड़ी कैसे? 40 दिहाड़ी दे दो अपनी पूरी जिंदगी की 40 दिहाड़ी, और गांव के लिए देनी है। भाई जैसे आज प्रोग्राम होने लग रहा है, गांव के लिए प्रोग्राम है ना, उस दिन फोन कर देंगे तो आना पड़ेगा दोनों मियां बीबी ने, क्योंकि वो गांव का कार्यक्रम है, तो वह दिहाड़ी थारी मानी गई, एक दिहाड़ी कट जाएगी थारी। तो 40 दिहाड़ी दे सके भाई? आप बताओ, गरीब से गरीब आदमी 40 दिहाड़ी दे सके? जिंदगी की 40 दिहाड़ी मुश्किल है क्या? 500 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से कितने की होगी? 20,000 की। फायदा होया कि नुकसान होया? फायदा। अगले ने, उसने भी फायदा, उसके बच्चे ने भी फायदा, हमने भी फायदा, मारा व्यक्तिगत, क्योंकि लोग ही तो चाहिए काम करने के लिए। अब यहां ग्राउंड समतल कराना है, तो जिनने दिहाड़ी दे रखी आ जाओ भाई समतल करांगे। 40 दिन आप सारे जने अपने गांव की सारी खराब चीजा पर 40 दिन लगा देंगे, गांव में कुछ भी खराब बच जाएगा गे? मतलब ही नहीं है यार, बच जाएगा कुछ भी खराब। एक बार 40 दिन देगा तो देखो अपनी जिंदगी के, गांव तय, अपने बच्चे तय, अपने उस समाज को। लेकिन अपना इतनी समझ कौन थी, तो मन ने 40 दिन मांग लिए और उन्हें दे दिए। 14,000 दिहाड़ी रजिस्टर में एंट्री भी पड़ा मेरे पास रजिस्टर उनका। हमने उसको 2-3 बार टेस्ट करके देखा, परफेक्ट जमा। कोई माँ बाप नहीं भाग गया अपनी जिम्मेदारी से। मैंने देखा कोई मिस्त्री का काम करा करता, मैंने उसको बोला हम नया काम में शुरू करावांगे ना, तो हमने अपने बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी का काम करना सिखाना है, तो तुम आओगे ट्रेनिंग देने? हाँ जी दे दूंगा। हमारे बच्चा ने मोटर बांधना सिखा दोगे? सिखा दूंगा। हमारे बच्चा ने मोटरसाइकिल ठीक करना सिखा दोगे? सिखा देंगे। हमारे बच्चा ने तू मशीनरी का जो काम करे, तू इलेक्ट्रिसिटी का सामान ठीक करना सिखा देंगे। अरे सिखा देंगे, तो यही तो चाहिए, और क्या चाहिए हमने भाई? अगर मेरे गांव में सब कुछ रिपेयर हो रहा है, मेरे गांव में सब कुछ बनने लग रहा है, मेरे गांव में सब कुछ पैदा होने लग रहा हो, मेरे गांव का पैसा मेरे गांव में जाने लग रहा हो, मनस्तेसी करी किसी बाजार की, किसी नेता की, किसी फंड की, बताओ जरा, मतलब ही नहीं है। तो मैंने जब उनको बताया कि 40 दिहाड़ी से तुम पूरा गांव सुधार सकते हो, वो समझ में नहीं आया था गांव वालों को। लेकिन जब हमने काम करा उसके ऊपर, 1 महीना 1.5 महीने का प्रोसेस रहा हमारा पूरा प्रोसेस में, हमने 4.5 लाख रुपया उन बच्चों ने कमा दिया 15 दिन में। जो
गांव के जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करते, मैं फीस देकर ना काउंसलिंग करा ली उनने। वो बोले यार ये तो कमाल की चीज है, तुम लोगों के पास गजब की विद्या ले रहे हो तुम तो। उनसे काउंसलिंग कराई, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ गए परमानेंट। आसपास के 7-8 गांवों में से जब हमने प्रोग्राम किया था तो ट्रालियां भर भर के आई, बोले जी मारे गांव में भी करो, मारे में भी करो। फिर हमने देखा कि भाई, हमने कहा कि ईब 6 की जरूरत नहीं, तो हमारा पूरा गांव तैयार होने को तैयार हो गया। मैं कहा आप बताओ आपके बच्चे को क्या चाहिए, अगर सिर्फ बात सुन के आपको पता चल जाए तो किसी तक मेरे जैसे आदमी को 1.5 लाख रुपए देने की क्या जरूरत है यार, सीख ही लो ना कोई बैठ के है। जब मैं सिखाने लग रहा मेरे पास आने की जरूरत क्या है, और जब सीख लोगे तो पता लग जाएगा कि आपके बच्चे के लिए तब तक भला नहीं हो सकता जब तक पड़ोस के बच्चे के लिए नहीं होता। मेरे भी तो बड़ा मैं पागल हो गए कि मैं आड़े संडाली फिरूं। मैंने न्यू पता कि मेरे बच्चे के लिए तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक मेरे पड़ोस के बालक अच्छे ना हो, मेरे रिश्तेदारी के बालक अच्छे ना हो। क्योंकि मेरे बालक ने रिश्तेदारी में भी जाना, मेरे बालक ने स्कूल में भी जाना, मेरे बालक ने कॉलेज में भी जाना। अपने बच्चे को दुनियादारी की गंदगी से कब तक बचाओगे? 18 साल तक घर में कैद करके रख सकते हो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें कब तक बचाओगे? एक दिन तो ये मार्केट में, बाजार में, सड़क पे उतारने पड़ेंगे ना, उस दिन क्या करोगे? अगर उस दिन अपराध ही अपराध होगा, नशा ही नशा होगा, गंदगी ही गंदगी होगी, तो कैसे बचाओगे? तो मतलब क्या होगा कि मुझे हर बच्चे पे काम करना पड़ेगा। जिसका जितना दायरा सोचने का है उसको उतने ही लोगों पे काम करना पड़ेगा। जिसका दायरा पड़ोस तक है वो पड़ोस तक काम कर ले, जिसका दायरा गांव तक है वो गांव तक काम कर ले, जिसका दायरा शहर तक है वो शहर तक। मन टारगेट पूरी दुनिया का ले रखा है, बात खत्म है कि नहीं? भाई मेरा दायरा इतना बड़ा है, मैंने सोच लिया इतना बड़ा का अपन छोड़ दे किसी बच्चे ने, अपन छोड़ दे किसी ने भी, हम तो सबके भले की बात करांगे। और जब हमने इस दिशा में आगे काम किया तो मुझे एक बात समझ में आई, अनपढ़ हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, गांव का सरपंच हो या मजदूर हो, सब अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बशर्ते कि उनका समझ में आ जाए करना क्या है। और सब ने करना पड़ेगा। बस एक नियम है ये कि आप कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं कर सकते तो बस आकर बैठ जाओ, और कुछ नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते तो सुन लो। हम कोई चीज हमने जरूरत पड़ा तो छोटा मोटी व्यवस्था में मदद कर दो। मतलब हमको एक दूसरे के साथ व्यवस्था करने में भागीदार बनना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए ना? दूर रह के फोन पे बात कर सकते हो गांव में। गांव के लोगों को किसी चीज के लिए, जितने लोग हमको जानते हैं वहां उस ट्रेनिंग का जैसे अब कार्यक्रम हो रहा है, कल को किसी और गांव में कार्यक्रम हो, अपने गांव के 4 लोगों ने लेके पहुंच जाओ वहां। थोड़ा तो पल्ला पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा पड़ जाएगा। फिर किसी और में पहुंच जाओ, फिर किसी और तक बात ले जाओ। ये बात कॉन्टिन्यूअसली करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए फिर जब इस प्रोसेस में हम बढ़े तो हमें एक बात समझ आ गई, प्रॉब्लम सिर्फ समझ की है, और समझ बात करने से आएगी, और बात करने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा जिनके बात समझ में नहीं आ रही। क्यों जी? जिनके पल्ले नहीं पड़ रही उन द्वारा जाकर बात करके दिमाग में बीज डाल के आना पड़ेगा, चाहे फिर समझो चाहे फिर ना समझो। इतना तो कर सके आप? क्या नहीं कर सकते जी? कर सके ना? हाँ जी, कौन कौन तैयार हो सके इस पर? भाई कुछ ना कुछ करना है, यूं नहीं है। मतलब ये देखो, बस ये छोड़ दो दिमाग में से कोई और करेगा। सिर्फ ये करो कि मैं क्या कर सकता हूं। जहां आप काम करते हो, जहां आपका बिजनेस है, जहां आपकी नौकरी है, जहां आपका आना जाना है, बस बात ही तो करनी है। बात क्या करनी है भाई? क्यों कर करना यार, कैसे होगा यार? बच्चों का यूं हो जाए तो यूं बात बन जाए, ऐसे हो जाए तो बात बन जाए। जैसे जैसे जाओगे प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम दिमाग में आएंगी तो आपके दिमाग सोल्यूशन ढूंढेगा, सोल्यूशन ढूंढेगा तो लोगों से और बात करने के लिए तैयार हो जाओगे। यही चाहिए बस, कि समाधान पे बात करनी है, समस्या पे बात नहीं करनी, समाधान पे बात करनी है। और समाधान पे जाने से पहले समस्या समझनी पड़ेगी, यानी पहले समस्या पे बात करेंगे, समस्या समझने के बाद समाधान पे बात करेंगे, और बात करने के बाद
काम करना चालू करेंगे, जिनको जो समझ में आ जाए अपना काम करते रहोगे, अपने अपने हिस्सा अगर अपन निभा लिया तो समस्या का समाधान हो जाएगा। 100 टुकड़े हैं समस्या के और हम 100 लोग अगर यदि बैठे हैं तो हम सारे लोग एक एक टुकड़ा हल कर दो, समस्या खत्म हो जाएगी। क्यों जी? समस्या एक नहीं है, समस्या जितने मानस हैं उतनी समस्या है। न्यू भी देख लियो। देखो कमाल की बात, इस प्रोसेस में क्या है, अपने वाली में, मोर्चे वाली में जितने आदमी है ना गांव में, वही समस्या है, वही है समस्या। यदि वो समस्या का समाधान का हिस्सा नहीं है तो वो समस्या है। मान लो गांव में बेरोजगारी है, आप क्या कहोगे? भला भाई शहर में चले जाओ। शहर में चले गए, शहर में जाते ही आपने शहर के आदमी का रोजगार छीन लिया। इसका मतलब जो काम वहां का आदमी कर सकता था अब आप करने लग गए, तो वहां के एक आदमी को खाली कर दिया। क्योंकि एक काम को यदि एक आदमी कर सकता है तो एक ही आदमी करेगा, तो वहां का आदमी बेरोजगार। जैसे अब आप यहां काम लेकर आवा, खेत में काम करने के लिए आप कई बार गरीब इलाके से ले आते हैं, झारखंड से, बिहार से बंदों को ले आते हैं। तो जैसे ही वो बंदे आएंगे तो जो गांव में मजदूरी था उसका काम छिन जाएगा, क्योंकि उसको सस्ता वहां मिलने लग रहा है। आपको हाईवेज पे काम करने वाले लोग दूसरे स्टेट के मिलेंगे, राजस्थान में सस्ता आदमी मिल जाए काम करने के लिए, तो वो यहां के आदमी का काम छीन लेगा। इसका मतलब वो व्यक्ति जो वहां समस्या था वो यहां आकर भी समस्या है। समझे नहीं? जो आदमी गांव में समस्या है वो शहर में जाके भी समस्या है। अब वो उसकी तो समाधान होगी ना, 2 परिवार का और काम छीन लिया। जो आदमी शहर छोड़कर विदेश चला जाएगा, अब उसने विदेश के आदमियों का रोजगार छीन लिया, तो अब वो वहां जाके भी समस्या है। क्योंकि संधाड़ी इस बाउंड्री से, इस बिल्डिंग से नहीं बनता, संधाड़ी बनता है संधाड़ी के लोगों से। तो संधाड़ी के लोग यदि यहां रहते हैं और गांव में समस्या है तो वो जहां भी रहेंगे वहीं समस्या पैदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने यहां कर रखी पैदा। नहीं समझे जी? इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम समाधान का हिस्सा नहीं तो हम ही समस्या हैं। तो समस्या के समाधान का हिस्सा होना पड़ेगा हर व्यक्ति को, थोड़ा या ज्यादा। और जैसे ही हर व्यक्ति समस्या के समाधान का हिस्सा बनेगा, समस्या खत्म। नहीं तो कहीं दौड़ लो, कहीं जिस आदमी को उसकी मातृभूमि नहीं खिला सकती उसको विदेश की धरती नहीं खिला सकती। जिसको उसकी मां ने नहीं खुआया विदेश कैसे खुआ देगा भाई? है? जो यहां समस्या था वो वहां समाधान कैसे हो जाएगा? वो वहां भी समाधान। अगर यहां बेरोजगारी समस्या है तो जहां संधाड़ी के लोग चले जाएंगे वहीं बेरोजगारों की फौज हो जाएगी तैयार। वो उनके रूप में नहीं होगी, वो वहां के लोगों के रूप में होगी। तो हमको बेरोजगारी दिखाई दे रही है कहीं नहीं। रोहिंग्या आगे बंगाल में, बंगाली आगे कलकत्ता में, कलकत्ता वाले मुंबई में, मुंबई वाले विदेश में हैं, वहां वाले मध्य ईस्ट वाले पूर्वी आगे उड़ान, पश्चिम में उड़ान हमारे हरियाणा में, हरियाणा वाले हरियाणा पंजाब में, हरियाणा पंजाब वाले चले गए विदेश में। है वो इसलिए आए थे, वो कह रहे थे कि हमारे वहां रोजगार नहीं। अपने वाले विदेश इसलिए जाए कि हमारे वाला रोजगार नहीं। और वो जहां हमारे वाले जा रहे, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उनकी जो उनके अखबार भरे पड़े कि हमारा रोजगार नहीं। मतलब हम समस्या ही रहेंगे अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं। तो बात यह है कि हमने कुछ ना कुछ करना है। बात आ जाएगी थोड़ी बहुत पल्ला समझ में गाँव के, थोड़ी थोड़ी आवेगी। सारी बात तुम्हारे भी नहीं समझ मान दी, लेकिन मेरे न्यू आवे, जितनी का आवे उतनी पे बात कर लो, जितनी आओ उतनी पे काम कर लो, जितना बन सके, जितना जोर लाग सके बस कर लो। पड़ोस पे कर लो, अपने बालक पे कर लो, अपने रिश्तेदारों पे कर लो, किसी पे कर लो, बस बात कर लो। समस्याओं का रोना छोड़कर समस्या के समाधान पे बात कर लो, बस न्यू कमा हम तो। और अगर हम इस पे काम करांगे सारे मिलकर, ऐसे ही अब फौज जिस तरीके से तैयार होने लग रही है, जैसे ही अब फौज बढ़ती जाएगी ये समाधान फैलता जाएगा। अभी समस्या फैल रही है, फिर समाधान फैल जाएगा। इसमें क्या है? समाधान अगर समस्या फैलाने वाले से समाधान करने वाले ज्यादा हो गए तो चीजें ठीक होनी चालू हो जाएंगी। बस अभी क्या हो रहा है, समाधान करने वाले कम हैं और समस्या फैलाने वाले ज्यादा हैं। क्यों? मास्टर भी समस्या फैला रहा, पुलिस वाला भी समस्या फैला रहा, वकील भी, जज भी। यानी समाज में अजब पेस्टिसाइड यूरिया बेचने वाला दुकानदार वो भी समस्या फैला रहा, किराने वाला दुकानदार वो भी कचरा बेचने लग रहा,
कपड़े वाला लो फ्रीक्वेंसी के कपड़े बेचन लाग रहा, मशीन वाला लो फ्रीक्वेंसी की मशीन बेचन लाग रहा, खेत में पड़ने वाला सारा कुछ खराब। यानी अब सारे समस्या पैदा करने वाले हो रखे हैं, समाधान करने वाला है ही नहीं। इसीलिए समस्या ज्यादा है, समाधान कम है। ये सोना बेचा हाई फ्रीक्वेंसी का कब है। मतलब हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहला काम एक करेंगे कि आप अभी जाएंगे नहीं, आपके लिए जलपान की व्यवस्था होने लग रही है। हो गई? अच्छा होगी, चलो फिर बात ठीक है। मेरे तेने ने कहा इतनी देर और लागा रो, तो मैंने अगली बात बता दी। मैं तो आगे और बता दूंगा, पर न्यू है एक दिन में ओवरडोज ना हो जाओ, इसीलिए आज के लिए इतना ही डोज काफी है। अगर आप इससे भी समझ के अपने गांव पे बात करना चालू कर दी, तो जो जो लोग अपने अपने गांव पे काम करना चाह रहे हैं, जो अपने संधाड़ी के लोग काम करना चाहें, पड़ोस के साथी अगर इस मिशन को आगे लेकर जाना चाहें, तो जो लेडीज हैं वो स्वाति से संपर्क कर लेंगे। कहाँ है स्वाति यारी? और जो लेडाज हैं वो उससे कर लेंगे, गौरव से, वो बैठा है गौरव, अपना नाम लिखवा गए और फिर आप अपने गांव पे काम करेंगे। इसी उम्मीद में आज की इस वार्ता में आप लोग शामिल हुए और समाधान का हिस्सा बनने में हम लोगों का हौसला बढ़ाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान की व्यवस्था है आपके लिए, सब कर रखा, सब करके जाएंगे, मिल के जाएंगे एक दूसरे से। ये नया बंदा जोड़ा है, राम राम जी। ये नया बंदा जोड़ा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वीडियो काफी से देखो आप। अच्छा जी, हाँ ये राम राम जी। राम, और कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। बस मुझे तो पता चला था, ये बुला रहे वीडियो देखी तभी मैं आया। ये रोज क्या करा था, मैंने वीडियो देखकर बुलाया था।